हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है मॉक पेपर 2। यानी आपने जो 1 था उसका इतना बढ़िया रिस्पांस दिया कि मुझे मोटिवेशन मिली कि चलिए मॉक 2 का भी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। लाइव पेपर सॉल्यूशन। अगर आप ये पेपर मॉक 2 कर चुके हैं और सिर्फ सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द कम टाइम में हम इसको कंप्लीट करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपने पेपर सॉल्व नहीं किया और मेरे साथ अभी सॉल्व करना चाहते हैं तो निकालिए अपनी रजिस्टर, डायरी, कॉपी या ओएमआर शीट और साथ साथ सॉल्व करते हैं। और आप खुद सॉल्व करेंगे, पहले टाइम दूंगा आपको, फिर मैं आपको समझाऊंगा और आप वहीं पे टिक क्रॉस करके अपना रिजल्ट खुद निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक पेपर 2। सबसे पहले बताना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको ये सेम चीज मेंशन की जाएगी, एक कोड नंबर। यानी जैसे ये देख रहे हैं कोड नंबर, ये कोड नंबर आपको अपनी ओएमआर शीट पे कॉपी करना है। कैंडिडेट मस्ट राइट द कोड नंबर ऑन द टाइटल पेज। ये आपको मैं फुल ड्रेस रिहर्सल करा के भेज रहा हूं आपके एग्जामिनेशन के लिए जो 13 दिसंबर को है, तो आपको आदत पड़ जाएगी। रोल नंबर यहां है ही। और पहला जो मेन है, आप सबसे पहले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है प्रिंट आउट निकाल के दिए जाएंगे, तो यहां मैंने 20 लिखा है बिकॉज मेरे पास 20 पेजेस हैं। आपके पास हो सकता है 42 पेजेस हो, वन साइड प्रिंट हो तो और भी बंच बन जाएगा। तो प्लीज काउंट द नंबर ऑफ पेजेस। जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है कि आपने एक पेज जो है बिना फोटो कॉपी में मिल गया और आप पेपर करके आ गए हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस काउंट कर लेना। कोड नंबर को राइट हैंड साइड पे लिखना है क्वेश्चन पेपर में, शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। ठीक है जी। तो ये कोड नंबर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर, यानी ये जो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन पेपर में, आपको अपनी आंसर नोटबुक में राइट हैंड साइड पे आपको दिया जाएगा, वहां पे फिल करना है। और ये देखिए यहाँ टोटल 55 क्वेश्चन होने चाहिए अकाउंटेंसी के पेपर में, और 20 मिनट्स आपको दिया जाएगा रीडिंग टाइम। यानी इस रीडिंग टाइम में आप पूरा का पूरा 55 क्वेश्चंस को पढ़ के एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कैसे यूज करने हैं इस 90 मिनट्स को। और मैं हमेशा बताना चाहूंगा 90 मिनट्स को बहुत ही ध्यान से 30-30-30, ये मेरा एक रूल है जो मेरे वर्कशॉप में आप सुनते हैं मुझे, कि इसको ब्रेकअप करके करना है 30-30-30। और जो प्रैक्टिस पेपर आप कर चुके हैं या प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं या ये वाला पेपर भी, आपको वॉच देके 30 मिनट्स का टारगेट करना है। इस फ्लो में मुझे पेपर करना है। हो सकता है पार्ट 2 यानी जहां पर 7 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए सेक्शन बी में, वो अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो वहां पे टोटल क्वेश्चन आपने करने हैं 11। तो अगर मैं 11 को 2 मिनट से मल्टीप्लाई करूं तो 20 मिनट्स में आराम से हो जाता है। मेरा टारगेट ये होना चाहिए, अगर मैं पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मेरे रेशियो चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस स्ट्रांग है, तो वो मेरा फर्स्ट 30 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए, यानी 22 मिनट्स में। और 8 मिनट्स के अंदर फिर आपका दूसरा पार्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। तो ये माइंड को सिग्नल जाएगा कि कहीं मैं लेट तो नहीं हूं, कहीं मैं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर आप सेक्शन ए पार्ट 1 का, यानी जहां पे हम सबसे पहले पेपर ओपन करते ही आपको 18 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, अगर वो 15 क्वेश्चन आप स्टार्टिंग से ऑर्डर में कर रहे हैं तो फिर उसमें 15 क्वेश्चन आपको करने हैं इंटू 2 मिनट्स 30 मिनट्स। यानी फिर आपका फर्स्ट 30 मिनट्स के स्लॉट में सेक्शन ए ऑफ पार्ट 1 जहां रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग आएंगे वो होना चाहिए। तो ये 30-30 में आपको अपनी इनिंग पेस करनी, जैसे मैच होता है 20-20 ओवर्स का, तो आपको स्लॉग ओवर जो भी स्टार्टिंग के 6 ओवर्स बोलते हैं पावर प्ले के मिलते हैं, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है। लास्ट में 2 ओवर स्लॉग ओवर्स में मारने उसकी अलग स्ट्रैटेजी होती है। इस तरह से 90 मिनट्स को आपने डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक पेपर 2 और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उससे पहले एक चीज और आप सबको पता है, पहली बार आप अकाउंट्स का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 2 पार्ट्स आएंगे, और 2 पार्ट्स में यहां पे सेक्शन एबीसी होगा और यहां सेक्शन ए बी होगा। यहां पे हमने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो सेक्शन ए होगा पार्ट 1 का, उसमें 18 आएगा, दूसरे क्वेश्चन में भी 18 आएंगे, इन दोनों में से 15-15 करने हैं। जो सेक्शन सी होगा इसका, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, उस 5 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। देन पार्ट 2 होगा, उसमें सेक्शन ए बी है, दोनों में 7 क्वेश्चन आएंगे। पहले वाले में 7 में से 5, दूसरे में 7 में से 6, तो टोटल हमें 11 क्वेश्चन करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। Specific instructions related to each part and subdivisions are mentioned clearly before the question. Candidate should read them thoroughly and attempt accordingly. तो बहुत ज्यादा जल्दी पैनिक मत करना, आराम आराम से पढ़ के हमें एग्जाम में करना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने पार्ट 1। अब जब मैं पार्ट 1 बोलूंगा तो आपको समझ आना चाहिए पेपर में 2 पार्ट है, 1 और 2। 1 आपका है 36, यानी जो हमें 18 क्वेश्चन आएंगे प्लस 5 क्वेश्चन आएंगे 41 क्वेश्चन, उसमें से टोटल मिला के हमें कितने करने हैं 34 क्वेश्चन। तो ये पार्ट हो गया हमारा 1। पार्ट 2 जो है जिसमें सेक्शन ए बी आएंगे, उसमें हमें करने हैं 11। सो 34 यहां से 11 यहां से 45 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनमें से कौन सी आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सब जानते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो चीजें कैपिटल को बढ़ाती है वो आपका होता है आईओसी,
कमीशन, एडिशनल कैपिटल, ये तीनों की तीनों चीज़ें क्रेडिट साइड पे आती हैं। अगर कोई प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट भी यहाँ पे आएगा। तो क्या किसी पार्टनर ने लोन अगर फर्म को दे रखा है तो क्या वो यहाँ आएगा? आंसर है नो। वाई? बिकॉज कैपिटल तो है परमानेंट कैपिटल, ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए आप लगा देते हैं। लोन आपने 2 साल के लिए दिया है, सो इट इज व्हाट एन एडिशनल फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर। ये टेम्परेरी है, 2 साल 3 साल के लिए, कि फर्म को जरूरत है पैसे की, पार्टनर ने डाल दिया, फर्म बाद में पे कर देगी बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये लोन बैलेंस शीट में आता है, फर्म की बैलेंस शीट में। तो अगर पार्टनर बी है तो यहां पे अपीयर करेगा बीज लोन ऑन द लायबिलिटी साइड, अगर पार्टनर ने फर्म को दिया। अगर फर्म ने पार्टनर को दिया होता तो वो एसेट साइड पे आता। सो पहले का आंसर क्या है? डी। चेक करेंगे क्या आपने भी डी मार्क किया है। क्वेश्चन 2 रहेगा पेपर स्पॉइलर, यानी स्टार्टिंग में ही कैसा क्वेश्चन आ गया कि जिसको पढ़ के आपके दिमाग में थोड़ा सा जोर पड़ेगा। पढ़िए, जो लोग कर चुके हैं ऑलरेडी वो, और जो अभी पहली बार कर रहे हैं मेरे साथ साथ। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। A company issued equity share at 20% premium payable as follow, यानी यहां पर फेस वैल्यू मेंशन नहीं है। ये 20% प्रीमियम किसका लगाएं? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू 10 है, 50 है, 100 है, 150 है, 200, कुछ नहीं पता। बट यहां मेंशन है एप्लीकेशन पे 35 है, अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब ये दिक्कत है कि 20% प्रीमियम पता ही नहीं कितना, तो मैं ब्रेकअप कितना करूं कि फेस वैल्यू में से हिस्सा कितना है, प्रीमियम कितना है। आई कांट डू द ब्रेकअप। और कॉल पे है 60 रुपीज। फाइंड क्या करना है हमें? फेस वैल्यू, जो क्वेश्चन मार्क है यही हमें फाइंड करना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दिमाग में सोचिए क्या स्टार्टिंग होनी चाहिए इस आंसर की। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगर हम देखें, सबसे पहली चीज, जो चीज नहीं गिवन होती, बचपन से सिखाया जाता है, उसको x मान लीजिए। तो मैंने भी यहां पर लेट फेस वैल्यू इज इक्वल टू x मान लिया। अगर फेस वैल्यू x है तो प्रीमियम कितना होगा इसका, x का? आप कहेंगे सर 20% ऑफ x, बिल्कुल ठीक है। तो x के अंदर अगर हम 20% ऑफ x को ऐड कर दें तो हमारी टोटल अमाउंट बन जाएगी, जो कि 35 प्लस 50 प्लस 60, 150 टोटल बन रहा है। तो ये टोटल हमारा 150 रुपीज हो गया, यानी एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम प्लस कॉल्स मिला के 150 रुपए है। 35 एंड 55, 90, 90 प्लस 60, 150। अब मुझे एलसीएम लेना है और मुझे पता है 100x प्लस 20x इज इक्वल टू 150, यानी अब x हो जाएगा 150 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। और अगर आप डिवाइड करके देखें, हम इसको कैलकुलेट करके देखें, तो आंसर आएगा 125। फाइन। तो ये 125 रुपीज मेरा राइट आंसर है बी। तो क्या आपका भी आंसर बी आया? एक बार चेक कर लीजिए। और जो बच्चे बिना इस हैसल के स्मार्ट बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? वो इस तरह से बचना चाहेंगे। वो क्या करेंगे? इस पहले 100 को लेके आंसर कैलकुलेट करना चाहेंगे कि अगर यहां 100 रुपीज होता तो 100 का 20% होता है कितना? 120 रुपीज। और यहां पर सीधा 120 आ रहा है, लेकिन यहां टोटल है 150, तो यह आंसर नहीं हो सकता। सेम 135 लगा के वो ऐड करेगा, नहीं होगा। 27 प्रीमियम आएगा तो 135 प्लस 27 वो भी भाग जाएगा 150 से ऊपर। सेम विद 115। तो ये जो मैं हमेशा अपनी वर्कशॉप में कहता हूं, 2 तरह के बच्चे होते हैं। हमने 3 इडियट्स मूवी देखी है, रैंचो और चतुर वाले। तो जो बच्चे आमिर खान जैसे दिमाग के माइंड के होते हैं, वो क्या करते हैं? इतनी हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। वो देखते हैं 125 लिया, 125 का 20% कितना हुआ बताइए? 12.5 और 12.5 25, तो ये बन गया 150 और ये मैच कर गया 150 के साथ। तो ये 125 आपका राइट आंसर है, क्योंकि ओटीक्यू क्वेश्चन है, आपने सॉल्व तो करना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में बजाय फंसने के, जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पुराना मेथड है कि एक्स लेके करो फिर निकालो, स्मार्ट वे लगाना है। बिकॉज आप स्मार्टफोन, जो फोन के उस युग के बच्चे, ना कि नोकिया के। तो यहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दिखने में टफ लगेगा, बट अगर आप माइंड यूज करेंगे तो रैंचो वाला, तो डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत अच्छे ढंग से फ्रेम की गई है। पढ़िए और क्रैक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सो इस क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स है हमारे पास। जो इनवाइटेड लिखा होता है, इसका मतलब इतना कंपनी ने अलॉट करना है। कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन आई है? 25,000। और यहां पर लिखा है कि कैसे कैसे अलॉटमेंट करिए। जो हमने अलॉटेड है 5,000 शेयर्स, अलॉटेड है 4,000 शेयर्स, अलॉटेड है 1,000, और रेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। पहले क्वेश्चन में हमेशा पढ़ लो मांगा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड। हमें बस ये निकालना है कितने लोगों को एक भी शेयर नहीं दिया गया। फाइन। जिन बच्चों ने गलती करी होगी वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप प्री कंसीव नोशन के साथ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आपने इस क्वेश्चन को कैसा पढ़ा होगा? कुछ बच्चों ने, सभी नहीं, कुछ बच्चों ने इसको वो माना होगा जो हमेशा अभी तक हम हर जगह क्वेश्चन में मेंशन करते हैं, क्या कि 5,000 वालों को फुल मिल गया,
4,000 वालों को 50% यानी 2,000, 1,000 वालों को 10% यानी 100, और फिर आप रिमेनिंग कर रहे होंगे। ये 10,000 का टोटल है, 25,000 में से ये 10,000 चले गए, आप कहेंगे 15,000 वालों को निल, आप सोचेंगे 15,000 नीचे आंसर नहीं है। वो क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन कर लिए जहां अप्लाइड गिवन होता था और उसका परसेंटेज निकाल के अगर 50% है तो यहां पे अप्लाइड होता था। ये क्वेश्चन अलग है। यहां क्या मेंशन कर रखा है हमने, यहां मेंशन कर रखा है अलॉटेड, यानी ये तीनों कैटेगरी आपको अलॉटेड गिवन है। ये भी अलॉटेड है 5,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स भी अलॉटेड है और 1,000 भी अलॉटेड है। तो करना क्या है आपको, आप सब जानते हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम एक टेबल बनाते हैं अप्लाइड इज टू अलॉटेड का। तो 5,000 शेयर्स अलॉटेड है, मैं यहां अलॉटेड के नीचे लिखूंगा। कितना अप्लाई किया, फुल, यानी कितने लोगों को दिया, फुल को, तो यानी 5,000 वालों को 5,000 हमने दे दिए शेयर, फुल अलॉटमेंट। यहां पर जो 4,000 अलॉटेड है वो सिर्फ 50% लोगों को दिया है, यानी जिन्होंने अप्लाई किया था उसका 50% दिया है। तो अगर मैं बोलूं, मान लीजिए अप्लाई x किया था किसी आदमी ने, तो उसको x/2 इस 4,000, तो x कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8,000 आ जाएगा। तो 8,000 वालों को हमने कितने दिए, 4,000 शेयर्स। फाइन। थर्ड, अब बात करते हैं हमारा अलॉटेड। अलॉटेड शेयर है 1,000 और अलॉटमेंट वाज मेड ओनली टू 10% ऑफ देयर अप्लाइड। अगेन 10% ऑफ x अगर हम अप्लाइड ले लें और ये हो जाए 1,000, तो आपका कितना आ जाएगा, इंटू 100/10, और आप कहेंगे सर 10,000 आ रहा है। यस, तो 10,000 वालों को हमने कितने शेयर दिए, ओनली 1,000। तो हमारे ये 10,000 तो खत्म हो गए शेयर जो हमारे पास थे, लेकिन एप्लीकेशन अभी कितनी है, 10 और 8 18 और 5 23,000। एप्लीकेशन टोटल 25,000 थी, 23,000 एप्लीकेशन हमारी एडजस्ट हो चुकी है, बाकी बची थी 2,000, उनको हमने निल शेयर दिया। और जिनको निल दिया वही तो हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि हमने 10,000, ये जो हमारा 25,000 था अप्लाइड और 10,000 अलॉटेड, हमने पूरा ब्रेकअप करके देख लिया और लास्ट में यही बच रहा है, तो आंसर विल बी सी। तो देखिए आपका आंसर क्या था, क्या सी आ रहा था? अगर सी आया तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर आपने थोड़ा सा गलत कर दिया तो आप कहेंगे वाह सर मजा आ गया, इस मॉक पेपर 2 को करने के बाद हमें अपने और क्लैरिटी मिल गई है कैसे हमें बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। फाइन, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ प्रीमियम ऑन शेयर्स टू बी फोरफिटेड हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शुड बी। यानी अगर आपने कोई शेयर फोरफिट किए हैं, अलॉटमेंट मनी पे प्रीमियम था और वो पर्सन ने अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम था, उस पर्सन ने फर्स्ट कॉल मनी दे दी, तो क्या करेंगे उस प्रीमियम का? आप सब जानते हैं वो प्रीमियम ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम में जा चुका है, तो अब दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, नो ट्रीटमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस। आई होप इट इज क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मैच द फॉलोइंग ABCD विद 1 2 3 4। पहला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सब जानते हैं सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहां पर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट स्पेसिफिक नहीं मेंशन है कंपनीज एक्ट में, वो सेबी ने बताया है 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। तो ए का डेफिनेटली क्या रहेगा, सेबी गाइडलाइंस। कॉल्स तब होती है, सेकंड पॉइंट, जब हमें कोई पैसा ना रिसीव हो, हमने मांगा और ना रिसीव हो, तो ये यहां पर बात आ रही है बिल्कुल सेकंड का सेकंड में। तो कई बार कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चे सोचते हैं बी का सेकंड मैच ऐसे कैसे दे देंगे, तो कई बार सही वाला भी हम दे देते हैं। तो ये जब नहीं रिसीव हो अलॉटमेंट या कॉल्स तो हमारा एरियर होता है। थर्ड है ऑथराइज कैपिटल, जो कि मेंशन होता है कंपनी के MOA के अंदर अंडर द कैपिटल क्लॉज। तो ये जो सी का आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट, यानी यहां मैं सी लिख देता हूं। और लास्ट है हमारा कैपिटल रिजर्व। जो कैपिटल रिजर्व है हमारा वो रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है, सो इट विल कम अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये रहेगा हमारा आंसर डी, और ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर बताइए, सारा मैच करके देखो जल्दी से कौन से ऑप्शन में आ रहा है कि ए का हो 4, तो ए का 4 यहां आ रहा है और कहीं नहीं है। देखिए अगर ए का 4 यहां आ गया और कहीं नहीं है, इसका मतलब मेरा यही मैच कर रहा है। एक और मैच कर लेते हैं डी वाला, डी क्या है, सी होना चाहिए, यानी थर्ड पार्ट होना चाहिए, डी का थर्ड पार्ट। यस, तो डी का थर्ड पार्ट ये हो रहा है। तो ये और कहीं थर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा, तो यही आंसर है। प्रॉब्लम कब आती है, जब ये 4 और ये डी का 3 कहीं 2 ऑप्शन में आ रहा होता, तब आपको चारों ऑप्शन मैच करनी है। तो टाइम बचाने के लिए मॉक पेपर 1 में भी मैंने कहा था, मॉक पेपर 2 में भी कह रहा हूं कि ये जो स्मार्ट वाले बच्चे हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हार्ड वर्किंग वाले चारों को मैच करेंगे। तो अगर आपने 2 को मैच कर लिया और वो 2 कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, तो आपको तीसरा चौथा करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो 2 हैं मैच कर रहे हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली उसी के हिसाब से सॉल्व करना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग इज डिफाइंड एज व्हाट। यानी जो फर्म की प्रेजेंट वैल्यू है, फर्म के एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग की, वो 4 ऑप्शन है, फ्यूचर प्रॉफिट, गुडविल, नंबर ऑफ योर परचेस, सुपर प्रॉफिट्स। तो बताइए क्या लिखा आपने आंसर।
एंड यस, आई कैन सी बहुत से बच्चों ने आंसर गुडविल को सही किया है, बिकॉज यहां पर गुडविल होती क्या है, गुडविल इसी को कहते हैं क्या, कि जो आपको एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग मिलेगी फ्यूचर के अंदर ऑन द बेस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, उसकी जो आज की वैल्यू है दैट इज नोन एज गुडविल। सो गुडविल की एक डेफिनेशन भी है, व्हाट इज गुडविल, इट इज ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटिसिपेटेड व्हाट एक्सेस अर्निंग, जो बाकी लोग 10-10 कमा रहे हैं और आप 5,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कमाना ही क्या होता है, उसकी आज की वैल्यू को बोलते हैं हम गुडविल। तो 6 का आंसर है गुडविल। 7th क्वेश्चन आपका चेक करेगा सेक्शन 464, यानी जो हमारा कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। देखिए पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी नहीं कहा गया, बट जो रूल नंबर 10 है उसमें कहा गया, कंपनीज एक्ट में कहा गया मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं, बट जो रूल 10 है कंपनीज का मिसलेनियस रूल 2014, वहां कहा गया कि मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, उससे कम अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। और यहां पर 18 डॉक्टर्स ने पार्टनरशिप फर्म बनाई है और वो चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला है। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्ड टू द अबव स्टेटमेंट, यानी इस स्टेटमेंट के हिसाब से चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहले पढ़ते हैं बी, पहले बी पढ़ते हैं कि इट कैन बी अ डीम्ड पार्टनरशिप बिकॉज नंबर ऑफ मेंबर्स आर लेस देन 50। कई बच्चे बी बोलेंगे बिकॉज 50 से कम है, आंसर बी नहीं है। यस इट कैन बी डीम्ड पार्टनरशिप बिकॉज फर्म कैन बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। नन हो ही नहीं सकता क्योंकि जब दो नहीं है, तो बचा क्या ए, तो ए है नो इट कांट बी अ डीप पार्टनरशिप एज देयर मस्ट बी अ बिजनेस रन ऑन प्रॉफिट मोटिव, यानी एक बिजनेस का होना जरूरी है और एक प्रॉफिट मोटिव का, जो कि यहां पर चैरिटेबल पर्पस था वो ये नहीं था और ये बिजनेस नहीं था, तो यहां पर आंसर रहेगा ए। तो 7th का ए है, आप चेक कर लीजिए अपने आंसर्स को। नेक्स्ट है क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। आप सब जानते हैं क्लोजिंग एंट्री का मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम 11th क्लास में रेंट पे करते थे, रेंट टू कैश। दूसरी एंट्री होती थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट, यानी क्लोज करने की एंट्री का मतलब उसको फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्लोज करना। अगर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते थे तो एंट्री बनती थी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी और उसको क्लोज करने की एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। तो यहां पर ये इंटरेस्ट ऑन लोन की क्लोजिंग एंट्री पूछ रहा है। ये जो पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू लोन अकाउंट, ये है पहली ड्यू की एंट्री, यानी जैसे कि ये एंट्री है फर्स्ट, जैसे ये एंट्री है फर्स्ट, हमें चाहिए सेकंड एंट्री, जो कि ये सेकंड एंट्री नहीं है। कई बच्चे ए को टिक करके आएंगे, उनको सिखाया भी गया पढ़ाया भी गया, बट ये ड्यू की एंट्री है, ट्रांसफर की नहीं है, क्लोज की नहीं है। हमने यहाँ क्लोजिंग एंट्री साफ साफ पूछा है, क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री रहेगी जहां प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो और एक्सपेंस क्रेडिट हो, जो कि मैं देख पा रहा हूं सी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, इंटरेस्ट लोन क्रेडिट। तो राइट आंसर इज सी। यहां पर बी क्यों नहीं है, बिकॉज एप्रोप्रिएशन है और एप्रोप्रिएशन में सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आते हैं, यानी जो एप्रोप्रिएशन है अमंग द पार्टनर्स। बट जो इंटरेस्ट लोन इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो जो चार्ज है वो यहां नहीं आता, इसलिए आंसर नहीं है। लास्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स कैपिटल, कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट आता ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर इज सी। 9th क्वेश्चन में देखेंगे मोहित एंड रोहित वर द पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल 80 and 40. The firm earned a profit of 46,000 during the year. मोहित शेयर इन द प्रॉफिट विल बी, आपको सिर्फ मोहित का प्रॉफिट का शेयर बताना है। तो बताइए क्या है आपका आंसर। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ बच्चों को तो ये लगता है कि शायद ये वो वाला क्वेश्चन है कि यहाँ आईओसी की परसेंटेज होगी, प्रॉफिट कम है और उनको इन द रेशियो ऑफ आईओसी बांटना पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, रेट ऑफ आईओसी नहीं गिवन, वो दिमाग मत लगाना। लेकिन यहाँ गिवन है प्रॉफिट 46,000 है, उसको कैसे मोहित में को कितना शेयर मिलने वाला है इसमें से। तो आप ये देखिए कई बच्चे तो उसको 8:4 के रेशियो में, यानी 2:1 के रेशियो में बांट के आ जाएंगे। नहीं, जब रेशियो ना गिवन हो तो हमने आपको पहले बता रखा है, पहली क्लास में जब आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स ने पढ़ाया होगा, इफ द डीड इज नॉट देयर और इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट देयर, इट इज एज्यूम दे आर डिवाइडिंग इक्वली। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट 1 मार्क में आ गया। 10 सेकंड क्या 3 सेकंड का आंसर था। 46,000 को दो पार्टनर्स में 1:1 में बांटना है। सो 23,000 इज द राइट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मोहित। 3 पार्टनर होते तो 3 में डिवाइड करते, पॉइंट्स में आ जाता। फाइन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। At the time of admission of Rajan in a partnership firm, the existing partner Raman and Neha passed the following general entry in regard to goodwill. यानी नया पार्टनर आया है राजन और राजन डेबिट हुआ है करंट अकाउंट, फाइन। और यहां पर क्या किया है हमने, रमन और नेहा के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं 10 और 30। यानी ये जो 40,000 रुपीज है, ये एंट्री किसके लिए पास करी है हमने, कंपनसेटिंग एंट्री है, बिकॉज जो नया पार्टनर राजन है उसको प्रॉफिट में शेयर मिला होगा फ्यूचर के, तो बाकी के जो पार्टनर्स ओल्ड थे उनमें से उन्होंने कंपनसेट किया और उस कंपनसेशन के बदले वो क्या देता है, पैसे फॉर गुडविल। तो ये गुडविल की अमाउंट आपको बांटी गई है। ये पूछा गया है कि अगर ये 40,000 10 और 30,000 है तो इन पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है। आप सभी से बस ये कॉन्सेप्ट चेक करना था, क्या आप जानते हैं कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है
या वो लेके आता है या ना भी लेके आया, तो वो प्रीमियम की एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में किस रेशियो में होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहां पर 10,000 30,000 है, तो आप देख सकते हैं 1:3 इज द राइट आंसर, और यहां पर सी रहेगा राइट आंसर। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 11, अनुष्का एंड मानव आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। कैपिटल बैलेंस उनके 1 अप्रैल के हमें गिवन है 4 लाख एंड 3 लाख। मानव जो है यानी ये वाला पार्टनर, आप ध्यान से नाम हमेशा पढ़िएगा, ये 1 ये 2, तो 2 नंबर पार्टनर की बात हो रही है याद से। उसने 40,000 विड्रॉ कर लिया ऑन August 1 2020, फाइन, एंड इंट्रोड्यूस 70,000 ऑन March 1 2021, यानी एक महीने पहले, ईयर खत्म होने से पहले पहले। आईओसी देना है 8%, साथ में पर एनम लगा हुआ है 8% के साथ। इंटरेस्ट निकालना है मानव कैपिटल पे। अब हमें क्या देखना है, मानव का जो कैपिटल हमने कितना यूज किया है, और क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी है 70,000, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी है 40, तो हमें देखना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितने पीरियड के लिए यूज हुआ। यानी मैंने आपसे पैसा तो लिया 3 लाख, बट ये 3 लाख क्या मैंने पूरे 12 महीने यूज किया? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि मैंने बीच में ही विड्रॉ कर लिया कैपिटल, मैंने बीच में ही एडिशनल कैपिटल डाल लिया। तो प्रोपोर्शनेट होगा, जितने जितने महीने जो पैसा यूज हुआ होगा उसके हिसाब से हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहां पर 1 अप्रैल 2020 को मेरे पास 3 लाख रुपीज है। कई बच्चे गलती से क्या करेंगे, 4 लाख रुपीज ले लेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले की वजह नहीं, मानव का जानबूझ के दिए ताकि आप फंस जाएं। ये जो 3 लाख है अप्रैल, मई, जून, यहां पर हमने 1 इवन जुलाई तक हमने ये पैसा यूज किया, क्योंकि 1 अगस्त को हमने यहां से पैसा विड्रॉ कर लिया है, और वो विड्रॉ करा है कितना? 40,000। तो मुझे ये बताइए, अगर आपने 40,000 विड्रॉ कर लिया इस 3 लाख में से, तो यहां पे जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स हैं, वो 4 मंथ तो आपके पूरे यूज हुए हैं 3 लाख रुपीस। तो अगर मुझे आईओसी निकालना है इस अमाउंट पे, तो मैं 3 लाख पे 8% जो है वो 4/12 निकाल लूंगा, आ रहा है 8,000 रुपीज। फाइन, ये 8,000 आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले का हमने इतने ही मंथ्स का निकाल लिया, अब 40 विड्रॉ हो गया, तो यहां से लेके अगस्त से लेके कब तक? March 1 तक आप महीने कीजिए, 7 मंथ्स होता है। इस 7 मंथ के लिए कितना पैसा यूज होगा? 3 लाख में से माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 2,60,000। ये 2,60,000 हमने यूज किया फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स। तो अब इस पे आईओसी निकाल दीजिए, 2,60,000 इंटू 8% इंटू 7/12, ये लगभग राउंड ऑफ करके पॉइंट्स में ये आएगा 12,133। और जो लास्ट का 260 है, अब March 1 में हमने क्या किया है? 70,000 और डाल दिया बिजनेस में, तो 260 + 70 अब कितना हो गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल 330 हो गया। तो ये 3,30,000 हमने कितने महीने यूज किया? सिर्फ एक महीना बचा है मार्च का, तो उस पर आप 330 पे लगा दीजिए। तो 3,30,000 इंटू 8/100 इंटू 1/12, और ये आपका आ जाता है 2,200। टोटल करेंगे तो 22,333, यानी कि ऑप्शन बी आंसर आ रहा है। तो चेक कर लीजिए, प्रोपोर्शनेट टाइम पीरियड के हिसाब से प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे हमने आईओसी लगाना है। तो पहला वाला 3 लाख 4 मंथ्स के लिए, 3 लाख में से 40 निकाल लिया, 260 नेक्स्ट 7 मंथ्स के लिए, 260 में हमने 70 और ऐड कर दिया, तो 330 लास्ट का 1 मंथ के लिए। तो आपका आंसर है बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12, दो पार्टनर्स हैं, उनके बैलेंस है तनिष्का और नक्षत्र का 120 एंड 80 रिस्पेक्टिवली, और बैलेंस है 60,000 का। जनरल रिजर्व में रिवेल गेन है, ये गेन है रिवेल का 15,000, एंड दे एडमिट कल्याण विल 1/5 शेयर। कल्याण 90,000 गुडविल लेके आ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। साफ साफ ये कहा जा रहा है कि आपको ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। क्यों? बिकॉज जब भी कभी आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल के बेस पे फर्म की गुडविल को निकालने के लिए बोला जाए, तो ये वैसा ही है जैसे आपने गुडविल में कैपिटलाइजेशन मेथड सीखा था। फाइन, ये एक तरह से हिडन गुडविल है। आपको ये देखना है न्यू पार्टनर के बेस पे कितना फर्म का कैपिटल होना चाहिए था और आज एक्चुअल कैपिटल कितना है। जो डिफरेंस है वो है जो हमने पैसा सेव कर लिया इतने अच्छे ढंग से यूज करके। तो स्टेप 1 क्या रहेगा? स्टेप 1 रहेगा पहले सी, जो कल्याण है, कल्याण के 1/5 शेयर के लिए टोटल कैपिटल निकालना है। यह है 90,000, उसका हम टोटल कैपिटल को x ले लेते हैं। तो अगर 1/5 ऑफ x 90,000 है तो x हो गया 4,50,000, यानी पूरे फर्म का कैपिटल हो गया। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा कि आज का प्रेजेंट कैपिटल कितना है, टुडेज कैपिटल, और इसका जो टुडेज कैपिटल है यानी टुडेज प्रेजेंट कैपिटल, इसके 2-3 मेथड आपको एग्जाम में हम देते हैं।
कई बार हम ओल्ड पार्टनर्स के एसेट्स और लाइबिलिटीज दे देते हैं, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करके कैपिटल ए बी का आता है, प्लस उसमें न्यू पार्टनर्स का कैपिटल यानी 90 ऐड करना पड़ता है। एक मेथड ये होता है। दूसरा क्या होता है यहां पर कि तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस ऐड कर लो, यानी 120, 80 और 90। तो अगर ये तीनों ऐड करने के बाद, रिवेल गेन ऐड करने के बाद और जनरल रिजर्व ऐड करने के बाद, ये सब कुछ ऐड करके देखिए आपका कितना आ रहा है, वो होगा आपका टोटल प्रेजेंट कैपिटल। और टोटल प्रेजेंट कैपिटल इन सबको ऐड करके आएगा 3 लाख। करके देखते हैं, 120 एंड 80 2 लाख, 2 लाख 60, 2 लाख 60 एंड दिस इज व्हाट 260 एंड 15 275, 275 एंड 90। सो 275 एंड 90 365। सो ये 365 हमारा आ रहा है टोटल प्रेजेंट कैपिटल आज का। सो अब इसमें और डिफरेंस लेना है 450 में, वो जो डिफरेंस आएगा वो हमारी गुडविल होगी। तो अगर 4 लाख में से 65 माइनस करें तो 35 एंड 50 85 हमारा आंसर होना चाहिए। तो चेक कीजिए क्या आपका आंसर 85 आ रहा है। यस, सो 85 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स 13 क्वेश्चन में यहां पर हमें गुडविल गिवन है 1,20,000 4 ईयर परचेज पे, और वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड से। हम सब जानते हैं क्या कि गुडविल जब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट से, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। वो फॉर्मूला हमें याद है, बट अभी आगे चलते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है, ये क्यों गिवन है इसका रीजन समझ आएगा। एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है 50,000 एवरेज प्रॉफिट, और आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। पहली बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चों को स्ट्रेस पड़ेगा कि ये है क्या। अभी तक तो हम निकालते थे या तो गुडविल निकालते थे, एवरेज, सुपर, कैपिटलेशन, या फिर कई बार होता था हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोल देते थे। यहां पर एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है और पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपको ये तो गिवन है कि पनीर 5 केजी बनाया गया। अब क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इस 5 केजी पनीर को बनाने के लिए कितना जो लीटर दूध है वो इस्तेमाल किया गया, यानी बहुत ही गहराई की बात आपसे पूछ ली गई है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप जो आपको आता है वो लिखते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, गुडविल डिवाइड बाय 4, यानी 1,20,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 30,000। तो ये पहला स्टेप आ गया सुपर प्रॉफिट। स्टेप 2, व्हाट वाज सुपर प्रॉफिट, आप बताइए। ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि एवरेज प्रॉफिट भी यूज होता हो, तो आप कहेंगे सर वो मुझे फॉर्मूला याद है अच्छे से, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर इस प्रॉफिट, ये 30,000 हमें गिवन है, मैं यहां 30,000 लिख देता हूं। ये एवरेज प्रॉफिट गिवन है वो 50,000, मैं यहां 50,000 लिख देता हूं। और ये है नॉर्मल प्रॉफिट जो गिवन नहीं है, इसको मैंने ले लिया x। तो अब x क्या होगा, ये तो 50 है, 30 वहां चले जाएगा, तो 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20,000। ये मेरा आ गया आपका x जो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट माना था। अब एक बार नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, क्या मैं इस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 को यूज करके और इस रेट को यूज करके क्या मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं? तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला याद आ रहा है, शायद आपको भी आ गया होगा अब तक, कि हम जब नॉर्मल प्रॉफिट निकाला करते थे तो फॉर्मूला सिखाते थे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट हमें 20,000 गिवन है, क्या मैं इसको यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल, इस 100 को ऊपर ले जाइए, रेट को नीचे ले जाइए, आराम से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो इसलिए लास्ट स्टेप जो बचा है, स्टेप नंबर 3, यहां पर 20,000 इंटू 100 बाय रेट, और रेट है 10%, तो ये आ गया मेरा 2 लाख रुपीज आंसर। सो द राइट आंसर विल बी बी, 2 लाख इज द राइट आंसर। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लीक से अलग हटके क्वेश्चन है, तो आपको फुल मार्क्स दिलवाएंगे ऐसे वाले क्वेश्चन। तो ये पेपर करने के बाद आपकी सारी कॉमन मिस्टेक्स, सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन होने वाले हैं। और हाँ, अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं या ऐप पे या कहीं भी इसको, तो जरूर हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 20,000 शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, जो आपके एम्प्लॉइज ऑलरेडी हैं, नए मेंबर्स नहीं, और एज पर देयर चॉइस एंड ऑप्शन एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। तो जब भी कभी हम शेयर इशू करते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को और उनको ऑप्शन देते हैं कि आप परचेज करें, मतलब एक तरह से उन पे थोपते नहीं है, इट इज व्हाट अ राइट गिवन टू देम। सो और वो भी किस पे, बिलो द मार्केट प्राइस। ये तीनों चारों सिचुएशन कहां पे एग्जिस्ट करती हैं? ना तो पब्लिक इशू में, ना प्राइवेट प्लेसमेंट में, ना अदर देन कैश में, वो होता है ऑप्शन। देखिए ऑप्शन ओ में यहां आ ही रहा है, एम्प्लॉइज देख रहे हैं आप, एम्प्लॉइज ई आ रहा है, तो आपको बता रहा है एक ऑप्शन दी जाती है कि अगर आप लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। तो सीधा सीधा आंसर सी था, बहुत ही 3 सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90%। दिस इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल। ये किससे रिलेटेड है आपका कि 90% मिनिमम आपके पास एप्लीकेशन आनी चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। क्या ये ऑथराइज कैपिटल से रिलेटेड है, क्या ये इशूड से रिलेटेड है, क्या ये रिजर्व कैपिटल से रिलेटेड है, या फिर पेड अप कैपिटल। तो आप कहेंगे सर आपने तो आंसर खुद ही दे दिया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द इशूड कैपिटल होता है। तो सर वो तो इशूड कैपिटल से रिलेटेड है, ऑथराइज से नहीं है, रिजर्व से नहीं है, पेड अप से नहीं है। कि जितने भी कंपनी ने एक तरह से इनवाइट किए हैं एप्लीकेशन, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं इशू का मतलब जब भी आप देखेंगे एक वर्ड लिखा होता है इनवाइटेड एप्लीकेशन, तो जितना इनवाइट किया है उसमें से 90% आना चाहिए। तो ये इशूड कैपिटल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ नेट एसेट्स परचेज आर लेस देन द परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड देन द डिफरेंस वुड बी रिटर्न। जो आप हम जानते हैं एसेट टू लायबिलिटीज टू वेंडर होता है। अगर ये एसेट्स 10 लाख है, ये अगर 3 लाख है, और अगर मैं वेंडर्स को पेमेंट कर रहा हूं 6 लाख, तो अगर ये 10 है और नेट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, 10 माइनस 3 7। तो अगर मेरे घर पे 7 लाख के एसेट्स आ रहे हैं और मैं पेमेंट दे रहा हूं 7 लाख की, कम पेमेंट दे रहा हूं, तो होता है कैपिटल रिजर्व। और अगर ज्यादा देता हूं तो होता है गुडविल। ये 2 पॉइंट हमें सबको पता है। और अगर ये टैली कर रहा है, यानी अगर ये 10 बन रहा है और नीचे भी 10 बन रहा है, तो ना ही गुडविल ना ही कैपिटल रिजर्व, ये भी पता है हमें। तो इस केस में ये पूछ रहा है नेट एसेट्स कम है, यानी ये 10 माइनस 3 ये 7 है, और परचेज कंसेशन ज्यादा है, यहां पे 7 से ज्यादा मान लीजिए 9। तो 9 माइनस 7, अब जो 2 आएगा वो किस में आएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने बिल्कुल बता ही दिया कि अगर हमारे पास एसेट्स कम आए और पेमेंट हम ज्यादा दे रहे हैं, जब भी आपको परचेज कंसेशन आए, इसका मतलब आप मान लीजिए पेमेंट, और नेट एसेट्स का मतलब घर पे कितने एसेट्स आ रहे हैं, उनको कंपेयर कर लीजिए। अगर एसेट्स ज्यादा आ रहे हैं, पेमेंट कम है, तो कैपिटल गेन है, कैपिटल रिजर्व। लेकिन जो नेट एसेट्स है, घर पे एसेट कम आ रहे हैं और पेमेंट ज्यादा दे रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे करी है दैट इज फॉर योर इनटेंजिबल एसेट, जो देखनी है ना, अगर आपको बेनिफिट पता है मुझे मिलने वाला है, दैट इज द गुडविल। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, गुडविल। एंड दिस क्वेश्चन नंबर 17 इज रिलेटेड टू व्हाट, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप of the existing partners which result in an end of the existing agreement। यानी कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में कोई उनका एग्रीमेंट चेंज होता है, रिलेशनशिप चेंज होती है और एक नया एग्रीमेंट बनता है, इसको क्या बोलते हैं। क्या रिलेशन? नो, कोई रिलेशन नहीं। रिवैल्यूएशन? कोई रिवैल्यूएशन नहीं। रिकॉन्स्टिट्यूशन? यस, हमारा ये जो चैप्टर है, टॉपिक है, यही तो है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये जो चेंज इन पीएसआर है, दीज आर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब फर्म डिसॉल्व होती है, वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, वो आगे आएगा टर्म 2 के अंदर चैप्टर। तो हमारा आंसर है 17 का सी। 18 पढ़ते हैं। आशा एंड निशा 2 पार्टनर्स हैं और दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। करण एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए और गारंटी मिली है उसको मिनिमम 2 लाख रुपीस की हर साल उसको मिलना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। कोई भी डेफिशिएंसी अगर आती है, बाय चांस अगर उसको इस साल कम मिलता है प्रॉफिट, तो कौन बॉन्ड करेगा? आशा और निशा। वो भी रेशियो है 4:1, यानी इनको डेफिशिएंसी बॉन्ड करने का अलग से रेशियो की बनाए। ये नहीं होता तो हम किस में बांटते हैं? 3:2 में। अब इस साल लॉस हो गया। दुख की बात क्या है? लॉस हो गया 1 लाख। तो अब हमें देखना है कैसे गारंटी की अमाउंट निकालें कि भाई गारंटी तो 2 लाख की थी, और अब इसको कितना पैसा हमें देना पड़ेगा, यानी आशा निशा को कितना पैसा देना पड़ेगा लॉस की सिचुएशन में। तो हमें सबको ये पता होना चाहिए, ये जो लॉस है, इस लॉस में इसका भी शेयर होगा बिकॉज ये न्यू पार्टनर बन चुका है, तो वो लॉस या प्रॉफिट तीनों में बटेगा। तो वो जो लॉस है 1 लाख रुपीस, उस लॉस में से इसका 1/5 आ रहा है 20,000। बट हमने पहले ही उसको कह रखा है कि आपको कम से कम कितना देंगे? -2 लाख। तो मुझे बताइए क्या ये लॉस वो बेयर करेगा? आप कहेंगे नहीं, बट क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है प्रॉफिट लॉस दोनों ही उसको लेने हैं, तो अगर ये -20 मुझे उसको बेयर कराना है, तो मैं क्या उसको ज्यादा दूं 20,000? आप कहेंगे बिल्कुल सर 20,000 ज्यादा दीजिए। तो अब मैं टोटल अमाउंट कितना दूं? तो टोटल अमाउंट गारंटी की क्या होगी? जो 2 लाख है वो तो कहा ही है, और क्योंकि हमने कहा है कि अब ये न्यू फर्म के अंदर एग्रीमेंट है कि प्रॉफिट लॉस आपको बॉन्ड करना है, वो 20 भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अब कितनी डेफिशिएंसी हो गई टोटल? 2,20,000 की। आप बात समझ रहे हैं? अगर प्रॉफिट आता और 1/5 प्रॉफिट शेयर ये 1 लाख का होता, 1/5 ऑफ 1 लाख 20,000, उस केस में हम 2 लाख माइनस 20, इसको हम बाकी देते 1,80,000, वो होता डेफिशिएंसी अमाउंट। मगर इस केस में क्या था? लॉस था। तो लॉस के केस में हम क्या करेंगे? जो लॉस है वो भी देना पड़ेगा, बिकॉज हमने कहा था कि भैया तुम्हें तो हम प्रॉफिट पे रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। यानी अगर ये हम स्टैंडिंग टाइमलाइन बनाएं और बोले कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि 2 लाख पे प्लस पे रखना है,
बट इसकी वजह से हम कहाँ खड़े हैं, -20,000 पे। तो अब क्या बोलेंगे भाई, पहले तो 20 पे लाने, यहाँ 0 पे लाने के लिए आपको 20 देंगे, उसके बाद 2 लाख और देंगे, तो 2,20,000 हमें टोटल आपको देना है। तो सी इज द राइट आंसर। तो अगर आप देखेंगे 18 क्वेश्चन लगभग लगभग हमारे 35 मिनट्स में हुए हैं, और सीबीएसई कहती है एक क्वेश्चन 2 मिनट में होना चाहिए, तो हमारा 36 मिनट होना चाहिए था। तो टाइम मैनेजमेंट इतनी बढ़िया है कि 36 मिनट में हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। चलिए देखते हैं पार्ट 1 सेक्शन बी। सो पार्ट 2 में, यानी यहां पे हमारा सेक्शन बी जो है पार्ट 1 के अंदर 19 क्वेश्चन जो है, नक्श एंड रिद्धि आर पार्टनर शेयरिंग 3:2 एंड न्यू पार्टनर जो सीमा है वो आए हैं 16 शेयर के लिए। बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी 230 है, डेटर्स 170 के हैं, वो भी नेट डेटर्स हैं बिकॉज ग्रॉस डेटर्स 190 के थे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल है 20,000 था। फर्नीचर है 1,50,000 का। पार्टनर डिसाइड टू डेप्रिशिएट प्लांट मशीनरी बाय 5%। डेटर्स आर ऑल गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑल गुड, यानी ये पूरा प्रोविजन जो है रिवेल के क्रेडिट पे जाता है। और आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है 10,000 टू बी रिकॉर्डेड, यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है URL। और नक्श का जो शेयर है, नक्श मतलब पहला वाला पार्टनर जिसका शेयर है 3:2 यानी 3/5, वो लॉस है आपका 9,900। कैलकुलेट द रीवैल्यूड फिगर ऑफ फर्नीचर, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमने टुगेदर में दिया, अपने EAD में है, और यहाँ पर हमने आपके साथ मॉक पेपर में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे बनेगा आपका रीवेल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको रीवेल अकाउंट निकाल के ये देखना है फर्नीचर कितने से इंक्रीज हुआ है, कितने से डिक्रीज हुआ है। उसके बाद आपको वो इंक्रीज या डिक्रीज ओरिजिनल वैल्यू में प्लस या माइनस करके रीवैल्यूड फिगर निकालनी है। तो अभी तो हमें पता नहीं कि फर्नीचर गिरा होगा या बड़ा होगा, सो लेट्स सी, हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम करते हैं, और इसके लिए हम वर्किंग नोट में रीवेल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहां पर हमारे पार्टनर्स ने प्लांट को 5% डेप्रिशिएट किया है। सो 2,30,000 को अगर हम 5% निकाले, 10% हुआ 13,000, एंड 13,000 डिवाइड बाय 2 इज 11,500। फाइन, ये हमारा है 23,000 था ना, ओके। 23,000 का 10% हुआ 23,000, 23,000 का आधा हमें करना है। फाइन, 2,30,000 का 10% अगर हम निकाल लें 23,000 हो गया, उसको डिवाइड बाय 2 कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये यस 11,500, तो ये डेबिट में आ गया। उसके बाद हमारे पास है डेटर्स 190 का था, उसमें से 20 और डेटर्स ऑल गुड है, तो ये बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स पूरा का पूरा 20,000 क्रेडिट साइड पे आ गया। और देखिए फर्नीचर तो बाद में देखेंगे। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल हमारा कितना है 10,000, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं तो सिर्फ हमें लॉस गिवन है नक्श का। अब देखिए अगर मैं बात करूं लॉस की, तो लॉस जो बढ़ता है पार्टनर्स में, नक्श और रिद्धि दो पार्टनर्स हैं। नक्श का हमें गिवन है 9,900 और उसका शेयर है 3/5। सो अगर 3/5 ऑफ एक्स में टोटल लॉस को ले लूं 9,900 है, तो एक्स कितना आ जाएगा 9,900 इंटू 5/3, सो 3,300, एंड 33 को 5 से करेंगे तो 15,000 और 1500 16,500। टोटल लॉस हमारा आ रहा है 16,500 बाहर। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस कर दीजिए या फिर इसका 2/5 कर लीजिए, जैसे मर्जी, तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 6,600। अब दिस प्लस दिस अगर हम टोटल करें तो मेरा टोटल बन रहा है 36,500, और यहाँ जो टोटल बन रहा है 21,500, तो डिफरेंस यहाँ आ रहा है। वो डिफरेंस डेफिनेटली क्या है, बैलेंसिंग फर्नीचर के लिए है। और अगर फर्नीचर डेबिट साइड पे आ रहा है 15,000, इसका मतलब फर्नीचर डिक्रीज हुआ है, बिकॉज डेबिट साइड पे क्या आता है, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो ये डिक्रीज हुआ है। तो फर्नीचर 150 का था, चेक करते हैं, 150 का फर्नीचर था और 15,000 से गिरा है, तो माइनस करके नेट आंसर कितना आएगा 135। सो दिस इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर दो न्यू पार्टनर एक साथ ज्वाइन करे हैं एन और ओ ने। 1/4 शेयर है एन का और ओ का है 1/5। आपने निकालना है न्यू रेशियो। सो जो 3:2 रेशियो है वो तो हमारा है ओल्ड रेशियो, और ये जो इनके शेयर गिवन है 1/4 1/5, ये नहीं पता किससे लिया इन्होंने, तो यानी यहां पर कुछ नहीं मेंशन, तो हम वही करेंगे, एज्यूम करते हैं कि इन दोनों पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में लिया होगा 3:2 में। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं पूरे प्रॉफिट को 1, लेट द प्रॉफिट बी 1, और 1 में से जो एन का शेयर है वो उसको दे देंगे 1/4, जो दूसरा पार्टनर है उसको दे देंगे 1/5, और अब जो रिमेनिंग बचेगा ये रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स 3:2 में ले लेंगे, ये सिंपल करेंगे। सो अगर लेट द प्रॉफिट बी 1 लें और 1 में से हम माइनस करें 1/4 और 1/5, और एलसीएम लेके हम निकाल लें 1/5 की बना, यस एलसीएम ले लें, 5 4 20, तो 4 4 25, 5 4 24, तो हमारा आ रहा है 1 - 9/20, और इसका भी 20 ले लें,
सो 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11/20, तो ये रिमेनिंग शेयर आ गया 11/20। अगर एल का न्यू शेयर देखें हम तो 11/20 इंटू इनके ओल्ड में बांट दीजिए 3/5, 33/100। अगर हम बात करें एम की तो 11/20 इंटू 2/5 बांट दीजिए इसका 22/100। और जो बाकी दो पार्टनर्स हैं एन और ओ, एन का है 1/4, ओ का है 1/5, तो 100 एलसीएम लेकर ले लें हम लोग तो पहले दो पार्टनर का तो सेम रहेगा। इसको 1/4 को 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 20 से, तो कुल मिला के मेरा रेशो हो गया 33, 22, 25 एंड 20 एंड माई आंसर इज ए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, तो सिंपल क्वेश्चन भी आपको आएंगे तो आराम से करना है आपने, जल्दबाजी नहीं करनी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो इस क्वेश्चन में क्या है, एक नया पार्टनर जीविका ने ज्वाइन किया है। ओल्ड पार्टनर्स हैं नीना और रचना और उनके पास वर्कमैन रिजर्व है 40,000। यहां पर जो क्लेम है वो 36,000 का है जो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट है और वो दोनों पार्टनर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इन चारों केस में कौन सी एंट्री बनेगी, तो इन चारों में ध्यान रखना है कि क्रेडिट साइड में आप देखिएगा 40 में से 36 क्लेम हो और बाकी का 4,000 दोनों पार्टनर्स ने बांटा हो और रेशियो ना हो तो 2,000 हो। तो चेक कर लीजिए इन चारों केस में ऐसे कहाँ गिवन है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन दोनों को 2,000 मिला है। तो सिर्फ एक ये केस है, यानी बिना दिमाग लगाए, बिना टाइम स्पेंड करे, बिना बाकी ऑप्शन को पढ़े भी आप आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको ओल्ड रेशियो 1:1 है और 36 क्लेम था। तो क्लेम देने के बाद जो बचा वो होगा 1:1 में, तो आंसर इज बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें गिवन है टू स्टेटमेंट है। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज चार्ज एट 6% पर एनम इफ द डीड डज नॉट प्रोवाइड एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1992 विल अप्लाई। बिल्कुल ठीक है। 10, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी चार्ज एट 6% पर एनम, अदरवाइज इट शुड बी अलाउड एट द एग्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बताइए क्या समझते हैं इन चारों ऑप्शन में से, आपको दे रहा हूं मैं 5 सेकंड। तो यस, आप कहेंगे सर आपने तो बता ही दिया, ये भी ट्रू है और ये सारी बातें इसी को ही फेवर कर रही है, ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है कि अगर डीड ना होता तो वो एग्री डेट पे बढ़ता। तो बिल्कुल सही आंसर है और सही आंसर मतलब दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर विल बी ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर लिखा हुआ है कि 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर बन चुके हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड, यानी अब पता लग रहा है पास है जिसका क्वेश्चन आने वाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट 5% पर एनम, यहां पर एनम में लिखा है हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन और ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर दिस। अब आपको ड्राइंग्स भी गिवन है और इन तीनों को आईओडी नहीं हम देना, इनसे चार्ज करना भूल गए हैं। तो अगर चार्ज करना भूल गए हैं तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है ऑलरेडी और फर्म के लिए नुकसान है। तो सबसे पहले पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे, उसका टोटल करके उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे और फिर डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, उसमें मुश्किल नहीं है। जल्दी से बताइए क्या रहा आपका आंसर। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर आपको जो आईओडी है वो 6 मंथ्स का लेना है। जिन बच्चों ने भी पूरे साल का आईओडी ले लिया होगा उनका रॉन्ग आएगा, बिकॉज यहां पर लमसम ड्राइंग है और लमसम में लेते हैं हम 6 मंथ्स का। आंसर इसका है ए, बट कैसे आया वो मैं बता दूं आपको जल्दी से। अगर हम देखें 3 पार्टनर्स हैं XYZ और 5% तीनों पे लगाएं, 5% पहले पार्टनर पे होगा 7,500 पूरे साल का, बट हाफ करें तो 3,750। तो पहले सबको डेबिट कर दीजिए आप। इसी तरह से Y का आएगा 3,150 और Z का आएगा 3,000। अब ये टोटल कर लीजिए और ये टोटल बन रहा है हमारा 9,900 और ये मिलना चाहिए था उनको एज अ प्रॉफिट अपने रेशियो में 3:2:1 में। तो इसी को अगर आप बांटते हैं प्रॉफिट की तरह तो 4,950 X का रहेगा, Y का रहेगा 3,300 और Z का रहेगा 1,650। तो अब आप डिफरेंस निकाल सकते हैं और डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पता लगेगा कि 1,200 रुपीज इनको क्रेडिट बढ़ा है। देखिए इनका क्रेडिट बढ़ा है तो इनको और मिलना है। अगर इसकी बात करें तो सिर्फ 150 रुपीज का फर्क आ रहा है, बिकॉज यहाँ 3,300 है, यहाँ 3,150, इसको सिर्फ 150 रुपये मिलेंगे। और यहाँ देखें तो उनको ज़्यादा मिल चुका है ऑलरेडी, तो इनसे वापस लेना है 1,350। तो ये Z डेबिट होना चाहिए था जो यहाँ पर है 1,350 से, और ये 1,200 एंड 150 क्रेडिट होना चाहिए था। बिल्कुल है, तो आंसर इज ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है ABC पार्टनर है, दे पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम। बी ने ड्रॉ किया फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो ये मंथली ड्राइंग्स के बारे में बता दिया, फॉर 9 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 2,400 एट द एंड ऑफ द ईयर। What was the amount of his monthly drawing? आपने मंथली ड्राइंग निकालनी है। अगेन इट्स अ पेपर स्पॉइलर, यहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है कैलकुलेशन करने में, तो अगर आपके पास ऑप्शन हो छोड़ने का तो छोड़ सकते हैं और जिनको इजी लगे वो कर सकते हैं। तो बताइए क्या रहा आपका आंसर।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड देखेंगे कितना होता है। एवरेज टाइम पीरियड, जब भी मंथली जो ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ होता है उसमें टाइम पीरियड होता है n-1/2। तो यहाँ पर 9 मंथ्स के लिए निकाला आपने, तो 9-1/2 हमारा हो गया 4 मंथ्स। और IOD की अमाउंट है 2400 रुपीज़। तो लेट्स डू लाइक दिस कि 2400 हमने ले लिया और जो मंथली ड्राइंग है वो है ₹X। तो 9 महीने की कितनी हो जाएगी 9x। इस 9x पे कितना परसेंट है 10%, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना है 4 मंथ्स, 4/12। बस अब x निकालना है आपने। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट था ये निकालना, दूसरा x को 9 से मल्टीप्लाई करना, इंटरेस्ट पूरा रहेगा और टाइम पीरियड 4/12। तो अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 2400 इंटू ये जो डिनोमिनेटर में है ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू 100 इंटू 12। और ये जो 9 है 10 है 4 है ये नीचे आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो ये सब सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 8000। सो आंसर विल बी बी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। नाउ इन दिस एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि चेंज इन पीएसआर के टाइम पे गुडविल जो फर्म की हम नॉट टू बी वैल्यूड, अगर टू बी वैल्यूड लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता, बट ये लिखा है नॉट टू बी वैल्यूड, इसका मतलब ये फॉल्स है। और नीचे इसके उल्टा लिखा है कि जब गुडविल जो है वो वैल्यू की जाती है चेंज इन पीएसआर के टाइम पे बिकॉज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आर कॉम्पनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर। और ये तो बिल्कुल सही बात है, G2S होता है और ये ट्रू है। तो ये फॉल्स ये ट्रू, चारों में से कौन सी ऑप्शन रहेगी डी, यानी ए इज फॉल्स बस आर इज ट्रू। 26 में यहां लिखा है ए और बी पार्टनर्स है, कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 24,000। ऑप्शंस ए बी सी डी आपको चारों है। क्या है आपका आंसर, जल्दी से चेक कीजिए। सो आई होप ये पढ़ के आप समझ गए होंगे कि 10% जो हमारा है 2 लाख और इसके ऊपर ये है 20,000 प्लस 10,000 30,000। और हमारे पास प्रॉफिट है कम, जो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कहा था कि आपको लग रहा था शायद ये वाला क्वेश्चन है, वो ही अब आ गया है। तो यहां पर प्रॉफिट कम है, जब प्रॉफिट कम होता है तो रेशियो ऑफ IOC होता है वो है 2:1। तो इसको 2:1 में बांट देंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना डी, यानी 16 एंड 8000। तो ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे है, व्हेन द प्रॉफिट इज लेस एंड द एप्रोप्रिएशंस आर मोर। सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन करके जाइएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं 27 क्वेश्चन और ये है शेयर्स का। द डायरेक्टर्स ऑफ रोनी लिमिटेड फॉरफिटेड 70,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 1 पर शेयर, यानी ये फाइनल कॉल नहीं पे करी 10 में से इसने एक। हाफ ऑफ द forfeit shares are reissued at ₹20 per share fully paid up। fully paid up means वही 10 रुपीज जो फेस वैल्यू है। ऑन द reissue of forfeited share the amount transferred to capital reserve account will be ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं है। जल्दी से देखिए क्या है आपका आंसर। तो यहां पर अगर आपने देख लिया और अपने आंसर से मैच कर लिया तो क्वेश्चन दिखने में भयानक लग रहा है, बस 10 सेकंड का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर इसने 1 नहीं पे किया था तो 9 रुपीज पेड था और यहां पर 70,000 शेयर्स फोरफिट हुए थे और इसमें से 35,000 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं हाफ, और वो भी प्रीमियम पे। क्यों प्रीमियम पे? बिकॉज फुल्ली पेड तो 10 रहेगा, तो 10 रुपीज प्रीमियम पे, यानी डिस्काउंट जो है रीइश्यू पे कुछ भी नहीं है। रीइश्यू का डिस्काउंट कितना है 0। तो अब अपने माइंड से यूज करना है कि अगर रीइश्यू की एंट्री बनती है बैंक टू शेयर कैपिटल टू SPR, तो क्या मैं पूरा 70,000 का पैसा 9 रुपए ट्रांसफर कर दूं कैपिटल में, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑन रीइश्यू। ये बच्चे गलती करते हैं। तो यहां मैं बताना चाहूंगा हमें हाफ वर्ड को देखना है। ये जो हाफ वर्ड कह रहा है वो क्या कहना चाहता है कि 70 में से सिर्फ 35,000 वी हैव रीइश्यूड, तो सिर्फ 3500 इंटू 9 जाएगा हमारा प्रॉफिट, ये ध्यान रखिएगा। सो अब हमारा प्रॉफिट कितना जाएगा कैपिटल में, ओनली 35,000 शेयर्स का जितने रीइश्यू है इंटू 9 माइनस डिस्काउंट 0, एंड विच विल बी इक्वल टू द आंसर डी। तो दिखने में मुश्किल था, यहां हमने कॉन्सेप्ट चेक किया कि अगर हाफ शेयर रीइश्यू हो और रीइश्यू एट प्रीमियम हो, ये इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए कौन सा कॉन्सेप्ट चेक हुआ है इस क्वेश्चन में। जब रीइश्यू हाफ शेयर हो और वो भी एट प्रीमियम, तब क्या सारा फोरफिटेड अमाउंट जा सकता है 70,000 इंटू 9? आंसर इज नो। चाहे वो प्रीमियम पे भी रीइश्यू हुआ हो, हमें उतने शेयर का प्रॉफिट ट्रांसफर करना है जितने शेयर हमने रीइश्यू किए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 28। फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट इज कॉल्ड अप इज। अगर आपने फर्स्ट कॉल मनी बिना मांगे आ गया तो इन चारों में से क्या होगा? तो सबसे पहले तो ढूंढिए कॉज इन एडवांस, यहां भी कॉज इन एडवांस, यहां भी कॉज इन एडवांस। अब जब पहले आता है तो लायबिलिटी होती है, बाद में एडजस्ट होता है, डेबिट होता है, तो पहले क्या होगा, वो क्रेडिट ही होगा। तो आंसर इज डी, सिंपल था। चलिए देखते हैं 29th क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पार्टनरशिप इज बिजनेस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, रिटर्न एग्रीमेंट और द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और आप कहेंगे सर बिजनेस तो ठीक है,
शेयरिंग और प्रॉफिट ठीक है, एग्रीमेंट भी ठीक है, बट जब तक ये नहीं होगा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल एजेंसी, जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं है। तो जरूरी ये भी है, बिजनेस भी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है, रिटर्न एग्रीमेंट भी है, बट बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये अगर नहीं है तब तक हमारा पार्टनरशिप नहीं बनती। तो म्यूचुअल एजेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 और लगभग 50 मिनट हो चुके हैं, यानी हमारा टाइम स्पीड बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ, पेपर 1 जो था उससे ज्यादा है, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छे हमने लिए हैं। द Banyan Tree Limited had forfeited 35,000 shares of 10 each that were issued at a premium of 3 rupees for non-payment of first call of 3 per share. The minimum amount at which these shares can be reissued. मैं आपको पहले भी पेपर स्पॉयलर्स की वीडियो बता चुका हूं, आप सारा का सारा फोकस देखिए कितना मिनिमम अमाउंट पे वो पूछ रहा है रीइशू। मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं पूछा, मिनिमम अमाउंट कितने पे उसने रीइशू किया है। तो यहां पर आप देखिए, जब भी कभी कोई शेयर आपको दिया होता है, जैसे 10+3 प्रीमियम है, आप देखिए कितना पैसा नहीं आया, 3 रुपए नहीं आया, तो 7 आ गया आपका। हाँ सर 7 आ गया। तो जो आ चुका होता है वो होता है मैक्सिमम डिस्काउंट, और जो नॉट रिसीव्ड होता है वो होता है मिनिमम प्राइस, कितने पे हम रीइशू कर सकते हैं। तो हम 3 रुपए तक में रीइशू कर सकते हैं। तो अगर 3 रुपए में रीइशू कर सकते हैं और हमारे पास है 35,000 शेयर्स, तो बताइए 35,000 इंटू 3, यस आप कहेंगे सर 1,05,000, तो इसका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन अगेन दिखने में बड़ा होगा, बट आप अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ रखेंगे तो ये आराम से आपका हो जाएगा। और हाँ, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं कि 35,000 इंटू 10 3,50,000 था, और जो हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, मैंने कहा 7, तो वो डिस्काउंट को भी माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। 35,000 इंटू 7, तो भी आंसर हमारा 1,05,000 आएगा। तो दोनों ऑप्शन से बता दिया इस तरह से, और शॉर्टकट ट्रिक से, वहां टाइम बचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सो यहां पर इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन ऑथराइज शेयर कैपिटल एसर्शन गिवन है। सो इस एसर्शन के हिसाब से हमें ये देखना है, क्या इशूड शेयर कैपिटल, ये बात सच है कि वो कभी भी नहीं ज्यादा हो सकता ऑथराइज कैपिटल से। सोचिए जरा, तो ऑथराइज क्या होता है, हमारा जो मैक्सिमम शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है लाइफ टाइम में, वो है ऑथराइज। फाइन, और इसमें से निकलते हैं दो, क्या निकलते हैं दो, एक तो निकलता है इशूड, कितना कंपनी इशू कर रही है, और दूसरा लोगों ने कितना सब्सक्राइब्ड किया, यानी एप्लीकेशन भेजी। तो आप देखेंगे इशूड के लिए हमेशा वर्ड लिखा था है इनवाइटेड एप्लीकेशन, ये रीजन है, और ये होता है एप्लीकेशन रिसीव, एक्चुअल एप्लीकेशन रिसीव। तो ये जो है ए से, मान लीजिए अमर है और उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है ईश्वर और एक का नाम है सूरज, यानी आई से ईश्वर, एस से सूरज। तो ये जो ए पापा है, क्या पापा से बड़ी उम्र किसी की हो सकती है, ईश्वर या सूरज की? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ऑथराइज तो हमेशा बड़ा होगा, पापा है वो और ये दोनों इनके बच्चे हैं। दूसरी बात ये आती है, क्या ये दोनों भाई सेम एज के हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, अगर ये ट्विंस हो। फाइन, हम कहेंगे भाई सेम डेट को है, बराबर है। तो जब ये बराबर होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी हमने एप्लीकेशन इनवाइट की थी, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, उतनी ही एप्लीकेशन आ गई, यानी 10,000 हमने इनवाइट किया, 10,000 एप्लीकेशन आ गई। आप कहेंगे सर क्या ये जो है ईश्वर बड़ा हो सकता है और सूरज छोटा हो सकता है? हाँ, ये भी बिल्कुल हो सकता है कि यस, ईश्वर बड़ा हो सकता है कब, जब बड़ा भाई है और अगले साल छोटा भाई हुआ हो। तो डेफिनेटली यहां पर इशूड कैपिटल का मतलब क्या है, जितना हमने इनवाइट किया था एप्लीकेशन और सब्सक्राइब लोगों ने कम किया। तो 10,000 हमारे इशूड हैं और 9,000 सिर्फ एप्लीकेशन आई है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यस, इशू बड़ा हो सकता है सब्सक्राइब से। और ये नॉलेज काम आएगी किस फॉर्म में, AIS। और मैं हमेशा कहता हूं दिल्ली में काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं स्कूल की, अमेठी इंटरनेशनल स्कूल, तो ये AIS की फॉर्म में हमेशा ध्यान रख रही है कि A बड़ा होगा, उसके बाद I, उसके बाद S, और I और S बराबर ही हो सकते हैं कब, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में। अंडर सब्सक्रिप्शन में जब कब आएंगे, तो हमेशा इशूड बड़ा होगा, सब्सक्राइब कम होगा। तो ये भी ट्रू है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि इशूड बड़ा हो, सब्सक्राइब छोटा हो? यस पॉसिबल है, इन द केस ऑफ व्हाट, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि सब्सक्राइब ज्यादा हो इशू से? हाँ पॉसिबल है, कहां, ओवर सब्सक्रिप्शन में पॉसिबल है, बट वो सिचुएशन बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोजर में नहीं दिखाई देती। तो थियोरेटिकली ओवर सब्सक्रिप्शन है, बट क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन केस के अंदर जो ट्रीटमेंट करते हैं, उस ट्रीटमेंट के बाद कुछ भी बैलेंस शीट के अंदर शो करने के लिए नहीं बचता, इसलिए हम यहां पर नहीं शो करते इन द अंडर द हेड शेयर कैपिटल। तो हमें सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में सोचना है अभी। तो यहां पर हो गया ऑथराइज बड़ा, फिर इशूड और फिर सब्सक्राइब, इसके नीचे आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन ऑथराइज कैपिटल, जो बिल्कुल सही है, ये है ट्रू।
इशूड कैपिटल रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू अ शेयरहोल्डर, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज, बिल्कुल इसका पार्ट ही है, ऑथराइज भी इशूड भी इसी का पार्ट होता है, तो यस ये भी ट्रू है। और क्या ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? यस करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि इशू कभी ज्यादा नहीं होगा ऑथराइज से, और यहां लिखा है कि ऑथराइज का पार्ट है, तो यस ये रीजन बहुत एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर विल बी ए। फाइन, तो ये था हमारा क्वेश्चन 31। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अ मैनेजर गेट्स 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। जब ये ऑल कमीशन लिखा आता है, इसका मतलब सारे एक्सपेंसेस माइनस करने, उसका खुद का भी कमीशन। ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 5,80,000। एक्सपेंस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर्स कमीशन इज 1,60,000, यानी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 160 के, बट अभी तक मैनेजर कमीशन इसमें माइनस नहीं हुआ है, सिर्फ ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसको छोड़ के हैं। तो अब मैनेजर कमीशन कितना होगा, चारों ऑप्शन आपके सामने है। सो यहां पर हमारा 5,80,000 गिवन है माइनस 160, क्योंकि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं सब, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे। यहाँ पर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, वो है 1,60,000। सो 1,60,000 ये है, 5,80,000 हमारा ये है, माइनस किया हमारा आ गया 4,20,000। ये 420 क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, पर कौन सा, बिफोर कमीशन। और हमें किस पे निकालना है, उस नेट प्रॉफिट में जिसमें से कमीशन माइनस हो चुका हो। और हम सब जानते हैं, आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे से करवा रखा है शॉर्टकट टेक्निक, कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि प्रॉफिट बिफोर वाला हो और परसेंटेज है आफ्टर वाली, तो वी हैव टू कन्वर्ट द परसेंटेज। वो कैसे करते हैं, हम लेते हैं, मान लीजिए नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन 100, 5 रुपीज़ मैनेजर कमीशन है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा, 105। और फिर यूनिटरी मेथड लगा के हम सब जानते हैं कि मैनेजर कमीशन निकालने के लिए 5/105 कर लेंगे, ये 21 आ गया और हमारा आ गया 20,000 आंसर। सो हमारी है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 33rd क्वेश्चन। A Limited forfeited 300 shares of 10 each which were held by Z who had applied for 500 shares, यानी यहाँ अप्लाइड ज़्यादा है और हमने forfeit किए 300 शेयर। He did not pay the allotment of 5 rupees including premium 2, यानी यहाँ पे ये 3 + 2 है। फर्स्ट कॉल ऑफ 2, फाइनल कॉल अभी तक मांगी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन के फॉर्मेट में इस तरह से छुपा के आपको दी जाएगी, तो आप पहले ही मान के चलिए 10 में से 2 तो हमने मांगे ही नहीं, कितने मांगे हैं, 8, तो हमारा 8 कॉल्ड अप है। ठीक है जी, 200 शेयर्स इनमें से हमने रीशू कर दिए, फोरफिट किए थे 300, आउट ऑफ 300 वी हैव रीशूड 200 शेयर्स एज फुल्ली पेड इन सच अ वे दैट 600 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे आपको कैपिटल रिजर्व की अमाउंट ऑलरेडी गिवन है। हम क्या करते थे, पहले कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए फोरफिटेड माइनस फोरफिटेड करते थे, यूनिटरी मेथड कैपिटल रिजर्व निकालते थे। यहाँ पर क्या है, हमने कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी गिवन है, तो अब आपको ये बताना है 200 ऑफ दिस शेयर्स आर इशूड एज फुल्ली पेड इन सच अ वे कि यहां पर 600 रुपए कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर लें। सो अमाउंट क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एरियर, पूछा क्या है कि आपने ये बताना है कितनी अमाउंट कॉल्स इन एरियर में क्रेडिट होगी ऑन फोरफीचर ऑफ रीइशू, यानी आपने सिर्फ ये बताना है फोरफीचर की एंट्री में कितना कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा। यानी क्वेश्चन दिखने में लैंग्वेज में इतना भयानक लग रहा है, फाइन। ऐसा भी हो सकता था, हम यहाँ पूछ सकते थे बताइए कि कैपिटल रिजर्व में 600 ट्रांसफर किया है, तो बताइए कितने में रीइशू हुआ है, बट यहां पूछा कॉल्स इन की अमाउंट। तो आप क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या मांग रहा है उसके हिसाब से आंसर देंगे। तो देखिए, चेक कीजिए क्या है आपका आंसर, ध्यान से पढ़िए दोबारा से। तो कॉल्स इन एरियर अमाउंट निकालने से पहले आप ये देखेंगे कि इस 8 रुपीज में से कहां कहां कितना कितना पैसा आना था। फाइनल कॉल तो आपकी 2 रुपए है, वो तो आपने अलग से कर लिया। यहां पर फर्स्ट कॉल भी 2 रुपए मेंशन है, देख रहे हैं 2 रुपए फर्स्ट कॉल ये वाला, और अलॉटमेंट मनी है 3 + 2। तो हम देख पा रहे हैं कि 8 में से 2, 3, 5 निकल गए। एप्लीकेशन मनी हमारा 3 है, अलॉटमेंट ये है, एंड फर्स्ट कॉल ये है। अब यहाँ पे अप्लाई थे 500 और हमने शेयर्स फोरफिट किए 300, यानी उसको अलॉटेड ही 300 शेयर्स हैं। बट एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमेशा किस पे आता है, एक्सेस अप्लाइड शेयर पे। तो इसने एप्लीकेशन मनी 500 पे दिया था और हमने इसको शेयर दिए सिर्फ 300, तो 200 शेयर का पैसा अभी भी इसके पास एक्स्ट्रा 3 रुपए हमारे पास रखा हुआ है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो 500 × 3 निकाल लीजिए, 300 × 3 निकाल लीजिए और डिफरेंस ले लीजिए, 600 आएगा। ये 600 रुपए हमें कहां ट्रांसफर करना होगा, अलॉटमेंट के अंदर। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। और अलॉटमेंट के अंदर अगर हम देखें, हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है, 300 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट मनी है 5 रुपए। सो अलॉटमेंट मनी की बात करें अगर हम, तो 300 शेयर्स पे 5 रुपए हमें चाहिए हैं 1500, और 600 ये हमारा ऑलरेडी एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो कितना बचा, सिर्फ 900 रुपए। तो अलॉटमेंट का एरियर है 900, हमें निकालना है टोटल एरियर। अभी मैंने सिर्फ अलॉटमेंट का निकाला है। फर्स्ट कॉल पे देखेंगे तो 300 × 2 रुपए 600 इसका एरियर वो हो गया,
तो कुल मिला के हो गया 1500 रुपए एरिया। चेक करते हैं क्या हमारा 1500 आंसर है। यस, 1500 हमारा आंसर गिवन है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है कॉल्जिन एरिया में, ये किसमें पूछा है, प्रो राटा फोरफीचर में। तो प्रो राटा फोरफीचर में क्या कंडीशन होती है, पहला कि आपका अप्लाइड शेयर अलॉटेड से ज्यादा हो, तो वो तो था ही यहां पर, इसने अप्लाई कर रखे थे 500 और मिले थे इसको कितने, 300 शेयर्स मिले थे क्योंकि 300 फॉरफिट किए। और दूसरा, वो चीज फेल टू पे होनी चाहिए जहां पर एक्सेस मनी एडजस्ट हुआ है। और हमने देखा कि हमारा 600 रुपए एडजस्ट हुआ था अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट ही फेल टू पे था, इसीलिए हमें ये माइनस करना पड़ा कि टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू माइनस जो पीछे से कैरी फॉरवर्ड होके आया है 600, वो माइनस किया 900 रुपए आ गया। और जो हमारा फर्स्ट कॉल मनी था, वो फर्स्ट कॉल मनी तो हमने अलॉटेड शेयर पे लिया होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल को भी 500 शेयर्स पे ले लेते हैं, ऐसी गलती मत करना। सिर्फ एप्लीकेशन मनी 500 पे आया था, अलॉटमेंट मनी भी मैंने 300 पे लिया, और फर्स्ट कॉल मनी भी हम 300 पे ही लेंगे। तो कुल मिला के 1500 हमारा आंसर आ गया कॉल्जिन एरिया। इस क्वेश्चन में आप और ऐड कर लीजिए, अगर मैं बोलूं कितना मिनिमम प्राइस पे री इशू हो सकता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। एट व्हाट मिनिमम प्राइस दिस शेयर्स कैन बी री इशू, जबकि कैपिटल रिजर्व आपको ऑलरेडी गिवन है, तो वो भी सॉल्व करना। चलिए 34 क्वेश्चन। फ्लेयर लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स एट 25 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 6 लाख रुपीज ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड फेयर, ठीक है, स्पोर्ट्स लिमिटेड, ये फुल स्टॉप। And Fair Limited paid the purchase concession by issuing 10,000 shares of rupees 100 each at a premium of 10%. 10% premium हमने एक्स्ट्रा दिया। And 11 lakh by a bank draft, यानी हमने उसको एज अ चेक बैंक ड्राफ्ट दे दिया। कैलकुलेट द परचेज कंसेशन, यानी यहां पर हमें परचेज कंसेशन की अमाउंट नहीं गिवन है, वो निकालनी है। तो चेक करते हैं आपका आंसर, देखिए एक बार, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से और वर्बली सॉल्व कीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर। नाउ परचेज कंसेशन जो होता है हमारा, या तो निकलता है एसेट साइड से या लायबिलिटी साइड से निकलता है। यहां पर हमें निकल रहा है कि नेट पेमेंट मेथड, एक तो हमारा नेट एसेट मेथड, एक नेट पेमेंट मेथड, क्या क्या हमने पेमेंट करी है उसको अगर ऐड कर लेते हैं तो उससे हमारा परचेज कंसेशन निकल जाता है। यहां पर देखेंगे उसने दो चीजें पे करी हैं, पहला है 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी 10 लाख प्लस 10%, तो 10 लाख का 10% हो गया हमारा 1 लाख, तो ये 11 लाख हो गया। तो टोटल परचेज कंसेशन 11 लाख हो गई। ये क्लियर हो गया, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। और 11 लाख का ही हमने बैंक से उसको पेमेंट दिया ड्राफ्ट बना के। सो 11 प्लस 11 आपका टोटल 22 लाख का परचेज कंसेशन है। अभी मैं उस परचेज कंसेशन को ऊपर एसेस लायबिलिटी के साथ मैच करके गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं निकालना, कई बच्चे वो भी निकालने बैठ जाएंगे, वो नहीं पूछा, आधा पार्ट पूछा है सिर्फ परचेज कंसेशन, और परचेज कंसेशन 22 लाख है। अगर ये बोलता कि अब बताइए इस परचेज कंसेशन के बाद नेट बैलेंस क्या आ रहा है, गुडविल कितना है, वो हम गुडविल निकालते, 22 और 6 होता 28, तो 3 लाख गुडविल आ जाता, या कैपिटल रिजर्व पूछते। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है, मांगा क्या है, परचेज कंसेशन मांगा है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द परचेज कंसेशन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। यू एंड वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आर फॉर 25% शेयर, यानी 1/4, अ रिवेल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग आर क्लेम ऑन द रिवेल प्रॉफिट, यानी नया पार्टनर आर आया है, उसके क्लेम के बारे में बताइए, उसको कितना रिवेल का प्रॉफिट मिलेगा। पहला है उसको इक्वल शेयर मिलेगा, दूसरा है उसको सिर्फ 1/4 मिलेगा, तीसरा है आर विल नॉट हैव एनी शेयर इन द रिवेल प्रॉफिट, और आर को 1/5 मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि रिवेलेशन का प्रॉफिट और लॉस रिवेल अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि नया पार्टनर ना तो एडवांटेज में रहे, ना ही उसको कोई खामियाजा भुगतना पड़े बिकॉज ऑफ द एडमिशन कि पुरानी फर्म में कोई चीज एसेट से लायबिलिटीज बहुत ज्यादा ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड हो। इसलिए ओल्ड फर्म करती है उसको रीवैल्यू करती है, उसका प्रॉफिट लॉस आपस में बांटते हैं ओल्ड पार्टनर्स, बिकॉज इनके ओल्ड एफर्ट की वजह से ये एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। इसमें सी को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आंसर विल बी सी कि आर विल नॉट हैव एनी शेयर इन द रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। XY Limited formed with a capital of 15 lakh divided into share of 10 each. Out of these, 6,000 shares were issued to the vendor as fully paid as purchase concession for a building acquired. आपने बिल्डिंग ली, उसको शेयर दे दिए 6,000 शेयर यानी 60,000 के, और 3,000 शेयर्स वर इशूड टू सिग्नेटरीज टू द MOA। आपको पता होगा ये अदर देन कैश के अंदर वेंडर्स को भी, और इस तरह से कोई भी आप शेयर इशू करते हैं तो फॉर कंसेशन अदर देन कैश है, ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का पार्ट होता है। द डायरेक्टर्स ऑफर्ड 19,500 शेयर्स टू द पब्लिक एंड कॉल्ड 6 पर शेयर एंड रिसीव द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स अलॉटेड। सारा का सारा मनी हमने एंटायर मनी हमने मंगा लिया।
इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अमाउंट दैट विल बी शोन एज शेयर कैपिटल इज। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल इन सब में से कौन सा कैपिटल हम शो करेंगे। तो यहां पर हमें सिर्फ ये ऐड करना है कि क्या क्या हमने शेयर्स इशू किए हैं। पहला हमने इशू किए हैं 6000 शेयर्स वेंडर को ऑफ 10 ईच 60,000, ये हैं वेंडर को। दूसरा जो सिग्नेटरीज हैं उनको हमने 3000 शेयर दिए हैं 30,000 के, फाइन। तो ये हमारा हो गया सिग्नेटरीज को। अब बात ये आती है कि जो हमने डायरेक्टर्स ने 19,500 पब्लिक को शेयर दिए हैं उसमें कॉल्ड अप तो 6 है और रिसीव हो गया एंटायर अमाउंट, तो बाकी के जो एक्स्ट्रा 4 रुपये आ गए वो तो हो गया कॉल्स इन एडवांस, वो आता है अदर करंट लायबिलिटी में। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे 6 रुपये से मल्टीप्लाई करें या 10 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ हमें पेड अप वैल्यू लेनी होती है और पेड अप वो जो कॉल्ड अप में से है, यानी कॉल्ड अप में से कितना आया है। तो कॉल्ड अप तो 6 था और 6 का 6 रिसीव हो गया, तो तीसरा होगा 19,500 इंटू 6 और ये आता है हमारा 1,17,000। अब इसको टोटल ऐड कर लीजिए और ये आएगा आपका 207,000 और ये हमारा आंसर हो गया ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन। तो यहां पर कंफ्यूजन क्या है, क्या उस 4 रुपये को भी लें? आंसर है नो, वो तो कॉस्ट एडवांस अदर करंट लायबिलिटी में आता है, कभी भी कॉस्ट एडवांस शेयर कैपिटल में आता ही नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सो जो अब 37 क्वेश्चन है वो 37, 38 दो कॉम्बिनेशन में आएंगे, वो भी आपका पार्ट 1 के सेक्शन सी में, जहां शेयर्स का एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसको हम बोलते हैं केस बेस। इस केस बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि हमें इनवाइट किया है एप्लीकेशन 50,000, यानी हम अलॉट करना चाहते हैं। 10 का शेयर है, 10% प्रीमियम है, यानी 11 रुपये हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब जो हम ब्रेकअप देख रहे हैं वो है 10 + 1 का, एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 3 है एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइन। तो 3 और 3 6 हो गया हमारा और ये 4 रुपीज हो गया फाइनल कॉल पे। इफ नथिंग इज मेंशन, प्रीमियम को हम कहाँ ले लेंगे? बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट में, ठीक है सर। अब बात देखते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 1,20,000 शेयर्स की और कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। बिल्कुल ठीक है, प्रोराटा कर दिया। और प्रोराटा में बाय डिफॉल्ट एक्सेस मनी कहाँ जाता है? आप कहेंगे सर अलॉटमेंट पे, वो भी मेंशन कर रखा है। एक शेयर है जिसने अप्लाई किए हैं, ऐसी बातों को खास तौर पे 20 मिनट्स रीडिंग टाइम में पेंसिल से कर लेना। अप्लाइड गिवन है, इसके अलॉटेड निकालने की जरूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। कुड नॉट पे द कॉल मनी। अब देखिए यहां पर अलॉटमेंट है बट इसने कॉल मनी नहीं दी और वो भी अप्लाइड वाले शेयर पे, तो उसके पहले अलॉटेड निकालेंगे तब पता लग जाएगा कितने शेयर्स पे कॉल मनी नहीं आया। मगर मैं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहूंगा, इस खास तौर पे इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, हमने क्यों दिया ये क्वेश्चन? क्योंकि पूरे साल हम प्रोराटा फोविचर करते रहते हैं और हमें पता होता है अलॉटमेंट फेल टू पे होती थी अभी तक जो भी हम प्रोराटा फोविचर के क्वेश्चन करते थे। लेकिन इसमें पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि अप्लाइड इज मोर देन अलॉटेड, यानी इस आदमी ने जो इस पर्सन को 6,000 शेयर अप्लाइड है, इसके अलॉटेड नेचुरली कम होंगे, अप्लाइड ज्यादा है। मगर जो दूसरी कंडीशन थी कि जहां एक्सेस मनी एडजस्ट होता है, क्या वो चीज फेल टू पे है? तो यहां वो एक बार चेक करने वाली बात है। यहां पर शेयर्स अप्लाइड है 1,20,000, अलॉटेड है 50,000, यानी एक्स्ट्रा जो शेयर है हमारे पास वो है 70,000 शेयर्स। इस 70,000 शेयर्स पे हमारी एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई है? 3 रुपए, और वो हो गया है हमारा 2,10,000। ये 2,10,000 को हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। क्या सारा पैसा अलॉटमेंट में डाल दूं? अगर आपने मुझे 900 रुपीज दिए हैं एक्स्ट्रा, तो क्या मैं 900 रुपए सारे के सारे रख लूं? क्या आपने 2,000 रुपए दिए एक्स्ट्रा मुझे, मैं 2,000 रुपए रख लूं? नहीं, पहले मैं ये देखूंगा मैंने आपका काम कितने रुपए का करके दिया है, यानी मैं आपसे डिमांड कितना करना चाहता हूं, कितना ड्यू अमाउंट है मेरा, कितना मुझे आपसे लेना था, वो तो देखूंगा। ये तो ना कि जो सारा एक्स्ट्रा है मैं सारा रख लूंगा। अब ये देखना है मैंने इस पैसे को अलॉटमेंट में डालने से पहले कि इस आदमी से अलॉटमेंट मनी लेना कितना है। और अलॉटमेंट मनी कैसे लेते हैं? अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटेड शेयर कितने हैं हमारे पास? देखिए जल्दी से बताइए। वो तो है ही नहीं सर, ये तो 6,000 अप्लाइड गिवन है। तो निकालो ना, कैसे निकालेंगे अलॉटेड शेयर? जो मैं हमेशा इसको शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं, अप्लाइड इज टू अलॉटेड का रेशियो है 12:5, ठीक है सर। ये अप्लाइड गिवन है, हाँ सर। तो अप्लाइड को अप्लाइड के नीचे लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12x इज इक्वल टू 30,000 और x आ जाएगा 2,500 शेयर्स। तो मुझे इस आदमी से 2,500 शेयर्स पे कितने पैसे लेने हैं, एक तो वो देखना है, अलॉटेड जो मुझे मनी ड्यू है वो देखना है। लेकिन यहां पर अभी हम क्या देख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। 2,500 शेयर्स को एक बचा के रखिए, जरूरत पड़ेगी। अभी हमें देखना है इसके अलॉटेड शेयर कितने हैं, 50,000। कंपनी के अलॉटेड शेयर 50,000 है। तो इस 50,000 शेयर्स पे ये जो 50,000 शेयर्स है, इसके ऊपर मुझे अलॉटमेंट मनी कितना चाहिए वो देख के बताइए।
वो चाहिए सिर्फ 3 रुपये। तो मुझे 50,000 शेयर्स पे 3 रुपये सिर्फ 1,50,000 चाहिए था। वो जो बाकी 70,000 एक्स्ट्रा बच गया, 60,000 एक्स्ट्रा बच गया, वो 60,000 मुझे रिफंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट हुआ है, यानी फर्स्ट कॉल में नहीं हुआ। तो मेरा अलॉटमेंट तो सारा का सारा आ गया, ये तो फेल टू पे कुछ हुआ ही नहीं, अलॉटमेंट फेल टू पे है ही नहीं, ये तो प्रोराटा फॉरफीचर है ही नहीं। प्रोराटा फॉरफीचर कब होता? जब हमारी फर्स्ट ये अलॉटमेंट फेल टू पे होती। अच्छा, अगर मान लीजिए सुपर सुपर हॉट सिचुएशन दे रहा हूं कि ये अलॉटमेंट के बाद पैसा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ मान लीजिए, और फिर फेल टू पे फर्स्ट कॉल होती, फिर भी ये प्रोराटा फॉरफीचर बनता। आप समझ पा रहे हैं? अगर ये एक्सेस मनी 60,000 मैं रिफंड ना करता, मैं इसको फर्स्ट कॉल में डाल देता एंड ही हैज फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, देन ऑल्सो वो वाली सिचुएशन हमारी जो है फुलफिल हो जाती, दूसरी वाली, कि जब फर्स्ट कॉल ना आई हो और फर्स्ट कॉल में ही पैसा एडजस्ट हुआ हो, तो हमारा फिर वो अप्लाइड शेयर निकालना, एक्सेस मनी निकालना, उसका नेट कॉज निकालना, वो स्टेप बन जाता। फाइन, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हमें देखना क्या है, क्वेश्चन क्या है, कितनी अमाउंट एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। वो आंसर मैं निकाल चुका हूं पहले, 1,50,000, तो आंसर होगा 1,50,000। जो अगला स्टेप था उसकी कैलकुलेशन मैंने यहां कर दी एक स्टेप, बट देखते हैं क्यों करा। ये कह रहा है कितना अमाउंट क्रेडिट होगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। तो जब आपने फोरफिट किए होंगे शेयर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपने क्या लिखा होगा? नेचुरली 2,500 शेयर्स, तो 2,500 शेयर्स इंटू 10। फोरफिट में आता मनी रिसीव, इसने क्या क्या पैसा आपको दिया होगा, अब ये बताइए। 2,500 शेयर्स पे इसने क्या दिया होगा? पहले दिया होगा एप्लीकेशन, हाँ सर। दूसरा इसने अलॉटमेंट आया, हाँ सर। तो ये 7 रुपीज लूं या प्रीमियम को हटा के लूं? आप कहेंगे सर आपने तो बताया था जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा चुका है, दोबारा कहां क्रेडिट होगा? तो यहां पे हम क्या लेंगे? 2,500 इंटू 6 ले लेंगे, एंड ये हमारा 2,500 इंटू 6 आंसर होना चाहिए। तो चेक करके बताइए क्या ये ऑप्शन आ रही है, देख के बताइए। तो आप कहेंगे सर ये तो 15,000 बन रहा है, सर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, ना ये ना ये, तो ये तो नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप जबरदस्त को 12,500 लाने की कोशिश करें या 25,000 या 2,500 रुपये। अगर नहीं आ रहा तो वन ऑफ द ऑप्शन ये भी हो सकता है पॉसिबल। हाँ, बोर्ड में आपको इस सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई 4 करने हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई टफ लग रहा है तो आप एक छोड़ सकते हैं और बाकी के अगले पार्ट में तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइन, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन जो 3 कंबो में है, वो है 39, 40, 41, और इससे हमारा जो पार्ट 1 है वो खत्म होता है यहाँ पर, जिसमें 41 क्वेश्चन होते हैं और हमें 34 करने होते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। 3 पार्टनर्स है और रेशियो है 3:3:2। 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया अब रेशियो कर लेंगे इक्वल। ऑन दैट डेट फॉलोइंग बैलेंसेज वर देयर। कौन कौन से बैलेंस है आप देखिए? वर्कमैन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस। बेस्ड ऑन द अबव इन्वेस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। क्या क्या आंसर देने बताइए? पहला, अगर क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमेंस 48 हो जाए, एस्टीमेट लगाया है, क्लेम 48 हो जाए, देन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमेंस रिजर्व द ट्रीटमेंट विल बी। यानी आप देखिए क्लेम 48 है आपके पास और आपके पास रिजर्व है 72,000, यानी ज्यादा रिजर्व है, क्लेम कम है। वो कह रहा है अब बताइए इनमें से आपकी कौन सी एंट्री बनेगी। तो एंट्री समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना है 72,000 माइनस 48,000 हमारा कितना आता है डिफरेंस? 72 माइनस 48 इज इक्वल टू 24,000 रुपये। अब ये 24,000 पार्टनर्स में क्रेडिट होंगे, तो जहां जहां ऑप्शन में डेबिट लिखा हुआ है इसका मतलब ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, पार्टनर्स को तो फायदा मिलना है तो क्रेडिट होंगे। अब देखना है ये कौन से रेशियो में होता है, ये होता है हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो हमारा है 3:3:2 और न्यू है इक्वल। अब इस ऑप्शन में देखिए 8,000 ईच लिखा है, तो ये न्यू रेशियो में बांट दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी बिना कैलकुलेट करे आप दिमाग लगा के आप इसको टिक कर सकते हैं। और अगर वैसे भी देखेंगे तो 24,000 रुपये को अगर आप बांटते हैं 3:3:2 तो वो 8 होता है, यानी 3,000। तो 3,000 एक पार्टनर का है, तो पहले का रेशियो है 3, तो 3:3=9, दूसरे का भी 3 है 3:9, और यहाँ पे 3:2=6, तो ऑप्शन है हमारा डी। चलिए देखते हैं 40 क्वेश्चन। अगर इन्वेस्टमेंट्स को हमने रीवैल्यू कर लिया 4,50,000 पे, द नेट अमाउंट डेबिट इन द रीवैल अकाउंट विल बी, यानी 450 इन्वेस्टमेंट अभी हमारी है और पहले थी हमारी 6 लाख, तो 1,50,000 गिर गई है, तो क्या होगा हमारा कितना रीवैल में डेबिट हो जाएगा? 1,50,000। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। थर्ड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, अगर गुडविल फर्म की वैल्यू है 2,40,000, देन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, अब गुडविल के हिसाब से क्या एंट्री बनाएंगे? उसके लिए तो क्या करते हैं, हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, हम क्या करेंगे पहले ओल्ड माइनस न्यू निकालेंगे और फिर करेंगे गेन इनटू सैक्रिफाइस। तो देखिए आपका क्या है आंसर, तो अपने आंसर से हमारा आंसर मैच कीजिए कि हमने ओल्ड माइनस न्यू किया, पी का 3/8 - 1/3 हमारा है 1/24,
क्यू का देखेंगे, हमने देखा इसका भी 1/24, दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, यानी दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस हैं। बट आर का देखा हमने ओल्ड माइनस न्यू, तो वो आया -2/24, यानी ये गेनिंग पार्टनर है। तो आर डेबिट होगा, तो जहां भी आर डेबिट है वो आंसर दिख रहा है। देखिए यहाँ पी है, यहाँ पी है, मतलब कुछ और है, तो हमें सिर्फ इसको टिक करना है, ये हमारा राइट आंसर है। हो सकता है दो में अगर आर डेबिट होता तो हम उसी हिसाब से करते। अगर टेक्निकली कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो ये 2/24 ऑफ व्हाट, 1/24 ऑफ व्हाट, इट इज अ टोटल गुडविल। तो जो फर्म की टोटल गुडविल है 2,40,000, अगर 1/24 करते हैं तो दोनों का कितना आ गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल 10,000 आ गया। और अगर बात करें 2/24 तो 20 आ गया। तो यहां पर हमारा आंसर बनता है पी अकाउंट क्यू अकाउंट जो होगा, दोनों डेबिट हो जाएंगे, और यहां पर क्रेडिट होगा हमारा आर कैपिटल अकाउंट। तो हम एक बार चेक कर लें, इसको जरा चेक करते हैं। यस, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो हमारा क्रॉस है, टिक वाले को पढ़ना था हमें। आर अकाउंट डेबिट, यस सर, ये तो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, और दोनों पार्टनर जो सेक्रीफाइस है वो क्रेडिट होने थे। फाइन, तो राइट आंसर हम ऑलरेडी टिक कर चुके हैं, सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे हो गए 41 क्वेश्चन। अब चलते हैं पार्ट 2 में। सेक्शन ए में यहां भी 7 क्वेश्चन होंगे, इसमें से करने हैं कोई 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स है, असर्शन है फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस नोन एज लिक्विडिटी रेशियो। क्या ये लिक्विडिटी रेशियो होती है कि जो फर्म अपनी लायबिलिटीज को जल्दी से पे कर दे? रीजन, करंट एंड क्विक आर टू लिक्विडिटी रेशियो व्हिच हेल्प्स इन असेसिंग फाइनेंशियल पोजीशन टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन टाइम। और आप कहेंगे सर ये तो पढ़ते पढ़ते मुझे आंसर आ गया, ये बिल्कुल ट्रू था, और ये दोनों रेशियो बता रहा है कि ये दोनों के दोनों हेल्प करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पता करने में कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये भी ट्रू है, करेक्ट ऑप्शन है, तो ये दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से आप अब जिनको फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट नॉलेज है और पूरी बैलेंस शीट पता है कि हमारी कहाँ से हम लोग शेयर होल्डर फंड से स्टार्ट हुए थे, शेयर कैपिटल से, फिर हमने नॉन करंट लायबिलिटी से स्टार्ट किया था, फिर करंट लायबिलिटी से किया था, देन नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। ये 5 आइटम अगर आपको याद है तो आप ये ऐसे फॉर्मूले इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। वो कहता है जो इक्विटी है, इक्विटी यानी कि यहाँ पर हम शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, इसको हम इक्विटी बोला करते थे। तो ये कह रहा है इक्विटी क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस डेट। अब आपको पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों का टोटल होता है। तो ये कहना चाहता है इस टोटल में से प्लस डेप्ट करें तो क्या इक्विटी होगा? पहली बात, या इक्विटी होगा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा, या होगा डेप्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल। अब इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है आपने। तो अगर हम देखें डेप्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन बिल्कुल सही है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट लायबिलिटी बिल्कुल सही है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्योंकि इसमें एस आर आता है एम, श्री राम मंदिर यानी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तो एस और आर का टोटल ये भी सही। तो ये फॉर्मूला गलत है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। रीजन क्या है करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इन दोनों का टोटल, इक्विटी और ये हमारा डेप्ट का, ये जो इक्विटी है प्लस डेप्ट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर इक्विटी निकाल रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट जाके माइनस होगा, और यहां पे प्लस गिवन था, ये माइनस होना था, इसलिए ये वाला आंसर, ये वाला करेक्ट नहीं है। तो आंसर 43 का क्या हो गया? ए हो गया। फाइन। 44 क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 120, हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 40, और पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालिए। देखिए ये तो इस पे नहीं लग सकता क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हमेशा जीपी किस पे लगता है? सेल्स पे। और सेल्स कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमारा जो आरएफओ है वो क्या रहेगा? 120 प्लस 40,000, और आप कहेंगे सर 1,60,000, बिल्कुल 160। अब इसको 40 ऊपर रखेंगे क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आरएफओ इंटू 100, तो ये 4 हो गया और ये आंसर आ गया 25%, एंड ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉल्स अंडर द ग्रुप ऑफ, अब आपको ये बताना है प्रोप्राइटरी रेशियो किसके अंदर आता है? क्या वो लिक्विडिटी रेशियो है, क्या वो सॉल्वेंसी रेशियो है, क्या वो एक्टिविटी है, या फिर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि ये तो फॉर्मूला हम याद करके गए थे, अच्छे से याद में आता है, और वो क्या होता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो यानी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। फाइन, प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया, डेट इक्विटी हो गया, टोटल एसेट टू डेप्ट हो गया,
और एंड इवन द इंटरेस्ट कवरेज, ये सारे के सारे हमारे कहाँ आते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में। चलिए 46 पढ़ते हैं। विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक, यानी कौन इन चारों में से, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, किसको हम बोलते हैं कि ये स्टैटिक एनालिसिस है। और यस, ये क्वेश्चन के अंदर हमारा स्टैटिक का मतलब है जब हम कॉमन साइज कोई स्टेटमेंट बनाते थे, उसमें रेवेन्यू को बेस मानते थे या टोटल ऑफ बैलेंस शीट को, तो स्टैटिक यानी उसी ईयर से मतलब रखती थी, आगे पिछले से कुछ नहीं। बट जो हमारी कंपैरेटिव है वो हमारी डायनामिक मानते हैं, क्योंकि वो हमारा पिछले कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर इस साल से, तो डायनामिक यानी कंपैरिजन अच्छा हो पाता है। इसमें सिर्फ वर्टिकल चलता है, तो वर्टिकल में क्या होता है, स्टैटिक रहता है, इसलिए इसको कहेंगे 46 का आंसर हमारा इट इज अ वर्टिकल एनालिसिस, स्टैटिक जो होती है, और हॉरिजॉन्टल होगा डायनामिक। आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, इनमें से शेयर होल्डर्स फंड में कौन सी चीज नहीं आती, तो आप देखेंगे यहां पर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये तो उसका पार्ट है। कैपिटल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, और क्योंकि बैलेंस शीट में SRM आता है, श्री राम मंदिर, यानी शेयर कैपिटल रिजर्व, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तो ये रिजर्व का पार्ट है। कॉस्ट इन एडवांस आता है अदर करंट लायबिलिटी में। तो देखिए क्वेश्चन को सीधा तरह से ना पूछ के टेढ़े तरीके से पूछ लिया कि कौन इसका पार्ट नहीं है। ये नॉट वगैरह वर्ड ध्यान से पढ़ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट आ गया, एन आइटम अंडर करंट एसेट, क्या ये करंट एसेट है, यस। क्या ये करंट एसेट है, यस। क्या ये करंट एसेट, नो। कैपिटल एडवांसेस होता है लॉन्ग टर्म एडवांसेस, यानी लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस, डेबिट बैलेंस, आपने किसी को पैसा दे रखा है उधार पे यूज करने के लिए, तो ये आपका नॉन करंट होता है। इन्वेंट्री इज अ करंट, तो आंसर इज सी। तो चलिए अब पढ़ता है लास्ट 7 क्वेश्चन और हमारा पेपर खत्म हो जाएगा। और टाइमली हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड के हिसाब से हमें मिलने वाले हैं 90 मिनट्स, तो कोशिश कर रहे हैं उस टाइम के अंदर हम आपको डिस्कस कर लें, और आप साथ साथ लाइव पेपर मेरे साथ सॉल्व भी कर रहे हैं वीडियो पॉज कर करके। और हाँ, अगर ये मेहनत एफर्ट अच्छे लग रहे हैं हमारे, तो डू लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि सपोर्ट तो बनता है, टर्म 2 में भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी ऑफ पार्ट 2, लास्ट 7 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन 49 आपके लिए, 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, ठीक है सर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, फाइन। बिगनिंग में इन्वेंट्री कितना है, 1.5 टाइम्स मोर, मोर का मतलब प्लस, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, यानी बिगनिंग वाली इन्वेंट्री 1.5 गुना ज्यादा है क्लोजिंग के। तो क्लोजिंग को अगर x लेंगे तो ओपनिंग हो जाएगा x प्लस 1.5x। याद है मुझे अपने अर्ली ईयर्स में जहां पर कि ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, मार्किंग स्कीम तक में भी क्लोजिंग को x और ओपनिंग को 1.5x ले लिया करते थे। बट अब टाइम बदल चुका है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, तो ध्यान से पढ़िएगा। टाइम्स के अंदर होता सिर्फ 1.5x, और मोर की वजह से x साथ में प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं बहुत पहले मैथ्स में, फादर एज इज 5 टाइम्स मोर देन सन एज, ये वैसा ही कुछ है। चलिए क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और देखिए क्या है आपका आंसर। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, बट उसके लिए थोड़े से स्टेप तो करने पड़ेंगे ना। वो स्टेप क्या है, पहले इन्वेंट्री टर्नओवर हमें 8 गिवन है, 8 लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऊपर है हमारे पास 2 लाख, यस सर 2 लाख है, डिवाइड बाय द एवरेज इन्वेंट्री, फाइन सर। तो इसको डिवाइड करके एवरेज इन्वेंट्री जो हमारी आती है 2 लाख डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू ₹25,000। और जैसा हमने बताया कि हम क्लोजिंग वाले को x लेंगे तो ओपनिंग वाला हो जाएगा 1.5x, तो है ही है, साथ में x प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एवरेज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एवरेज, ओपनिंग ले लिया हमने क्या, x प्लस 1.5x, और क्लोजिंग ले लिया x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25,000। ये देखते हैं 1, 1, 2 और 3, 3.5x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25,000, और x हो जाएगा 25,000 इंटू 2/3.5। बड़ा मैथमेटिकली पॉइंट्स में आ रहा है, तो आप इसको जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, 25 इंटू 50,000 अपॉन 3.5। और जो मेरी नॉलेज में है, इसको करने के बाद आंसर आपका ए आना चाहिए, और चेक करके बताएंगे क्या आपका ए है, क्योंकि हमने x लिया है क्लोजिंग को। जब क्लोजिंग को x लिया है तो क्लोजिंग की ही वैल्यू x 14286 आ रही होगी, राउंड ऑफ करके आप एक बार चेक कर लीजिए, आंसर इज ए। 50th क्वेश्चन, मैक्सिमम रेशियो मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी अप्लाइज ऑन दिस, ऐसा कौन सा ये लाइन इस रेशियो में से सूट करती है कि जितना ज्यादा मैक्सिमम रेशियो होगा मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी होगी। और आप कहेंगे सर इनमें से तो मुझे डी लग रहा है, चेक करके देखिए क्या आपका आंसर डी है कॉन्सेप्चुअली। आप कहेंगे बिल्कुल सर आपने बताया तो है कि ऑपरेटिंग रेशियो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना मैक्सिमम होगा, यानी जितनी मैक्सिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट जाएगी हमारी,
उतना ही तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता रहेगा, मिनिमम आएगा। तो बिल्कुल सही है। तो ये याद रखना, ऑपरेटिंग रेशियो, देखिए इसमें वर्ड प्रॉफिट मिसिंग है, जिसमें वर्ड प्रॉफिट मिसिंग हो वो कॉस्ट का रेशियो होता है, याद कर लीजिए। जिसमें प्रॉफिट का है वो प्रॉफिट वर्ड है ही, तो बिना प्रॉफिट वाला क्या होता है, कॉस्ट होता है। तो आप ये याद करेगा। और ये दोनों का टोटल 100% होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हम सब जानते हैं, बोर्ड में आया हुआ है बहुत बार। 51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस। अब इसके लिए थ्योरी पता होनी चाहिए। क्या ये जज करती है फाइनेंशियल हेल्थ? बिल्कुल करती है। क्या ये जज करती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी? यस। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी करती है, ये भी सही है। टू जज द रीजन फॉर चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी, यस, ये रीजन जो भी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों चेंज आ रहा है 2 साल के कंपैरिजन में, जीपी एनपी जो भी होता है, एनपी आरओआई तक में भी ओवर प्रॉफिट में हम पता लगा सकते हैं। एंड टू जज द वेरिएशन इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस फॉलोड बाय डिफरेंट एंटरप्राइज, ये नहीं करता, जो एनालिसिस है वो जज नहीं करता। टू विच नॉट एन ऑब्जेक्टिव, या ये इसका ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। मेरी बेसिकली बात क्या है, ये सब हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं, बट ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जज करे कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस कहाँ कहाँ कौन सा डिफरेंट मेथड लगा है डिफरेंट एंटरप्राइज में, नहीं, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो आंसर इज डी। देन गिवन बिलो आर दी असेसमेंट, वन लेबल एज असेशन, रीजन असेशन है, असेशन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंसिंग स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर एम्प्लॉइज ऑल्सो। क्या जो हमारे हम एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्या वो एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद होता है? पहला। दूसरा, employees want to know about how much bonus and increase in their wages is possible from the profits of the company। तो दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या है आपका आंसर। और आप कहेंगे सर हम तो 11 से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था वहाँ भी इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर में पढ़ा था कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अपने नेगोशिएशन करने में, बोनस, वेजेस, सैलरी में। तो सर ये तो ट्रू है, ठीक है बेटा। और एम्प्लॉयज वांट टू नो अबाउट हाउ मच बोनस एंड इंक्रीज द वेजेस पॉसिबल फ्रॉम द प्रॉफिट, और जब तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट का नहीं पता लगेगा तब तक उनको ये नहीं पता लगेगा, तो ये सप्लीमेंट कर रहा है। तो दोनों ट्रू है, इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर इज ए। 53, given below are two statements, if working capital is 2,40,000, current assets are 4,00,000, then current ratio is 2.5:1। अब इसके अंदर आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? CA माइनस CL। तो आप इस वर्किंग कैपिटल में डाल के CA डाल के CL निकाल सकते हैं। एक बार CL आ जाएगा तो आप करंट रेशियो C/CL करके 2.5 आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करके बताइए। रीजन है, फॉर्मूला गिवन है और उसका वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस होता है और यहाँ पे प्लस का रखा है, ये तो सीधा सीधा फॉल्स है। जल्दी से देखिए बताइए क्या ये ट्रू है? अगर ये ट्रू हुआ तो आंसर हो जाएगा हमारा A इज ट्रू, R इज फॉल्स। तो जल्दी देखिए बताइए। तो आप कहेंगे सर मैंने तो कैलकुलेट कर लिया और मुझे तो लग रहा है ट्रू है। हम देखते हैं ट्रू है या नहीं, पहला वाला सेशन। अब देखिए वर्किंग कैपिटल 2,40,000 है तो आप यहाँ 2,40,000 डाल दीजिए। यहाँ पे है करंट एसेट्स 4,00,000 तो 4,00,000 डाल दीजिए और माइनस CL, तो CL कितना हो जाएगा? 4,00,000 माइनस 2,40,000 यानी 1,60,000 मेरा CL आ गया। अब करंट एसेट्स है 4,00,000 और ये है 1,60,000, डिवाइड करके देखिए ये आ रहा है 2.5:1। तो यस करंट रेशियो बिल्कुल ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, तो आंसर इज सी। तो आपका राइट आंसर वुड बी सी। देन क्वेश्चन 54, यहां पर हमें देखना है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 3 टाइम्स, और विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कौन कौन से पॉइंट से हमें इंप्रूव आएगा, ये रेशियो बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो ITR का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। अब देखना ये रेशियो कब इंक्रीज करेगा, या तो न्यूमरेटर इंक्रीज करे या फिर डिनोमिनेटर डिक्रीज करे। तो देखते हैं पहला ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 कॉस्ट 8,000। सोचिए इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस रेशियो पे। सो ये 2 पॉइंट हमें यहां दिख रहे हैं, 2 आपने पढ़ लिए होंगे। फर्स्ट सेकंड, सेल ऑफ गुड्स 10,000 कॉस्ट 8,000, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 10,000। और 2 पॉइंट ये हैं, गुड्स परचेज फॉर 20,000, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। तो ये 4 पॉइंट है। सबसे पहले इसको गहराई में देखते हैं कि आखिर न्यूमरेटर में क्या क्या चीज आती है। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है सर। और दूसरा एवरेज स्टॉक तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब बहुत ध्यान से देखना, ये रेशियो हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा इसको इंप्रूव करेगा। अब ये देखिए, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। आप मैथ्स की भाषा में देखिए, जब भी कभी न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा, जब भी न्यूमरेटर गिरेगा तो रेशियो गिरेगा, ये ध्यान रखिएगा। डिनोमिनेटर की भाषा देखें मैथ्स में, तो जब भी डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो फॉल करता है, और जब भी ये डिनोमिनेटर गिरता है तो रेशियो इंक्रीज करता है। ये चारों ऑप्शन आप देखना, एक एक करके देखते समझाते हैं। पहला,
सेल ऑफ गुड्स 10,000 ये सेलिंग प्राइस है, ये है कॉस्ट प्राइस। अब गुड्स के बिकने से, आप ध्यान से सुनिएगा, गुड्स के बिकने से क्या होता है, हमारे का जो स्टॉक है वो कम होगा। हाँ या ना, सीधा सोच के बताइए। हाँ सर बिल्कुल कम होगा। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन है उस पर क्या असर पड़ना है मुझे बस ये बताइए। तो ये जो कॉस्ट है 8,000 रुपीज की, इसको बोलेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स बेचे हैं उसकी लागत है हमारी 8,000 रुपीज। तो इस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे हमारा क्या असर पड़ेगा ये आपको बताना है, जल्दी से सोचिए। और इसके कॉस्ट के जाने से इस क्लोजिंग स्टॉक पे भी असर पड़ा होगा, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक भी कम हुआ होगा। तो इसके कम होने से एवरेज स्टॉक पे क्या असर पड़ता है, ये बढ़ेगा या गिरेगा, ये आप सोचिए, फिर आंसर बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो डबल डबल इंक्रीज हो रहा है, मैं बोलूंगा कैसे। सर गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,000 है, तो हमारा न्यूमरेटर तो 8,000 से बढ़ गया, ठीक है, तो ये तो रेशियो को बढ़ाएगा। और सर इसको बेचने से हमारे पास जो है स्टॉक कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हमारे गोडाउन में कम हो जाएगा। और अगर ये क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ, यानी कम हुआ, तो टोटल भी कम हो जाएगा और एवरेज भी कम आएगा। और एवरेज के कम आने से क्या होगा, रेशियो हमेशा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशियो बढ़ेगा। तो यहां पर इस पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है, ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ती है, ये क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रही है, तो इसके बढ़ने से यानी माइनस साइड बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होने से नेचुरली रेशियो गिरता है। इवन डबल इसकी मार है। डबल मार क्या है, क्लोजिंग स्टॉक के गिरने से, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से, यहां पे इंक्रीज लिखा है, हाँ बढ़ने से, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो एवरेज स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा। और एवरेज स्टॉक इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जल्दी से बताइए, डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से रेशियो गिरता है। तो यहां डबल डबल मार है, तो ये पॉसिबल नहीं है। गुड्स परचेज फॉर 20,000, गुड्स परचेज करने से परचेज बढ़ता है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है, देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। बट गुड्स के परचेज करने से अगेन क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है, और क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से जब जब क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा यहां पर डिनोमिनेटर में, तो एवरेज स्टॉक बढ़ जाएगा। और एवरेज स्टॉक जब भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो रेशियो फॉल हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इससे गिर रहा है रेशियो। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 गिवन एज फ्री सैंपल, जब भी हम फ्री सैंपल्स के लिए देते हैं तो हमारी कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी एंट्री होती है फ्री सैंपल टू परचेज अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट टू परचेज अकाउंट। तो यहां पर हमारा जो परचेजेस गिवन है, क्रेडिट हुआ है, तो उसका मतलब परचेज कम होगा, परचेज कम होगा, नीचे आ गया, और गोडाउन में से माल भी कम हो जाएगा। तो यहां पर हमारा नो इफेक्ट, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो नीचे स्टॉक है, एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, उसमें क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया होगा, और कम होने से, क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से एवरेज स्टॉक कम आ रहा होगा, एवरेज स्टॉक के कम आने से रेशियो इंक्रीज करेगा। तो ये इंक्रीज, तो यहां फोर्थ में इंक्रीज कर रहा है और ये फर्स्ट में इंक्रीज कर रहा है। तो चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ फोर किस में आ रहा है, डी में। सो डी इज द राइट आंसर। सो ये है बेसिकली पेपर स्पॉइलर, जो आपको पहली बार में समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, और ये मैथ्स के साथ अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसको वीडियो पॉज करके 2-3 बार सुनिए, लिखिए, और तब बोर्ड में जब आएगा आप खुश हो जाएंगे कि हमने इसको 4-5 बार कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, अ कंपनी हैज ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 24 मंथ, यानी 24 मंथ के अंदर कोई भी चीज कन्वर्ट हो रही है कैश में या बिक रही है करंट या यूज हो रही है, उसके बाद नॉन करंट, और इट इज एक्सपेक्टेड अ पीरियड ऑफ रिलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल 20 मंथ्स, ट्रेड रिसीवेबल 20 मंथ्स में आ जाएंगे। तो देन इन रिगार्ड टू ट्रेड रिसीवेबल व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? ए, ट्रेड रिसीवेबल शोन एज नॉन करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल को करंट एसेट लेंगे, एज एक्सपेक्टेड पीरियड इज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल, बोथ ए बी, या बोथ ए एंड बी फॉल्स। तो क्या है आपका आंसर? एंड यस, जब ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आ रहा है 20 मंथ्स में, तो डेफिनेटली क्या रहेगा, ये करंट ही रहेगा। कई बच्चे कहते हैं सर आपने तो कहा था करंट सिर्फ 12 मंथ्स के अंदर अंदर आ जाए जब 11th में पढ़ाते थे। नो, हमने ऑपरेटिंग साइकिल साथ में बढ़ाया कि विच एवर इज, जो भी दोनों का टाइम पीरियड बड़ा है, यानी अगर अकाउंटिंग पीरियड हमारा 12 महीने का होता है और अकाउंटिंग साइकिल 15 महीने है, अब हम 15 महीने को कंसिडर करेंगे, वो हमारा क्या है, बेंचमार्क है, उसके अंदर अंदर कोई कन्वर्ट होती है, यूज जाती है तो करंट, उसके बाद है तो नॉन करंट। तो हमारा आंसर है बी। तो ये खत्म होता है हमारा पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट 2, और ये हमने पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप आप अच्छा लगा, कम टाइम में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको बता चुका हूं। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं ये मॉक पेपर 2, इसको अच्छे से करिए। इसको करने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूं बोर्ड एग्जाम के अंदर कम से कम 50% से 60% इसमें से कॉन्सेप्ट क्रैक करेगा। और जो बच्चे अभी तक घबरा रहे थे, इस पेपर को 2 बार करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। तो यही कहना चाहूंगा, जिस तरह से एफर्ट कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, सो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, ताकि सबको बेनिफिट मिले, यानी आपके चेहरे पे स्माइल हो जब आप एग्जाम के बाहर आए। हो सकता है मैं आपसे मिलूं, तो मेरा बस मानना यह है कि जब भी घबराहट हो, दिल पे रखे हाथ और कहे अकाउंट्स गुरु है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और डिस्कशन के साथ, एक और कुछ नए चीज के साथ जो आपको बेनिफिट दे। तो बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।